युवेनली नव्या के साथ खड़े हो गए और जब उन्होंने उसे देखा तो उनके चेहरे के भाव धीरे धीरे जटिल होने लगे। उन्होंने कैसी बिल्ली को अपना दिल दे दिया है? उसके पास इतने सारे रूप कैसे हो सकते हैं? उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वे उसे पकड़ने में असमर्थ होते जा रहे हैं। फैंगलिंग आगे बढ़ी और नव्या को एक तरफ सहारा दिया ताकि वह युवेनली के संपर्क में न आ सके। लोहे के गार्ड्स, वापस आ जाओ। युवेनली ने हाथ बढ़ाकर लोहे के गार्ड्स को रुकने का आदेश दिया। सभी बख्तरबंद गार्ड युवेनली के पास लौट आए और क्यूयू भी स्वाभाविक रूप से बिना किसी नुकसान के नव्या के पास वापस आ गया। क्या तुम ठीक हो? नव्या का पीला चेहरा देखकर क्यूयू ने चिंता से पूछा। नव्या ने अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि वह अपना दांव जीत चुकी थी। युवेनली फिलहाल उन्हें परेशान नहीं करेगा। औरत, इस बार तुम सच में जीत गई हो, युवेनली ने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम इतनी खुशकिस्मत नहीं रहोगी। नव्या हल्का सा मुस्कुराई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। युवेनली ने नव्या की तरफ एक और नज़र डाली। हालांकि वह अनिच्छुक था, लेकिन उसने नव्या को परेशान नहीं किया। वह मुड़ा और लोहे के गार्ड्स तथा बाकी लोगों के साथ वहां से चला गया। नव्या, तुम्हारी तबीयत कैसी है? फैंगलिंग ने बेचैनी से पूछा। मैं ठीक हूँ, नव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, बस मेरी अग्नि आत्मा की शक्ति जागृत हो गई है और फिलहाल मेरी आभा अभी भी अस्थिर है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं अपनी ची से तुम्हारे घावों को ठीक कर देता हूँ, क्यूयू ने हड़बड़ी में कहा। जरूरत नहीं है, मुझे बैठने में मदद करो। नव्या ने अपना सिर हिलाया। फैंगलिंग को उसे बिठाने में मदद करने दिया। तुम सब मेरा वहाँ इंतजार करो। मैं अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए अपनी ची का संचार करूंगी। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरी गहन ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद हम शौर्यवर्धन को ढूंढने चलेंगे। मैं उसके लिए बहुत चिंतित हूँ। फैंगलिंग ने सिर हिलाया और नव्या को एक तरफ बैठने में मदद की। नव्या को अपने दम पर अपनी सांसों को नियंत्रित करने दिया, जबकि वह और क्यूयू एक तरफ खड़े होकर इंतजार करने लगे। इस डर से कि बाहर से नव्या को कोई ना हो, क्यूयू ने नव्या के चारों तरफ एक चक्रव्यूह भी बना दिया ताकि अगर वह और फैंगलिंग बात भी करें तो भी नव्या को कोई परेशानी न हो। क्यूयू की हरकतों को देखते हुए फैंगलिंग ने धीरे से पूछा, भाई क्यू, क्या वह इंसान सच में इतना शक्तिशाली था? उसने युवेनली का नाम सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब उसका सामना सीधे तौर पर उससे हुआ था। हाँ, क्यूयू ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। शायद केवल प्रिंस जान ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। केवल हमारे प्रिंस ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। फैंगलिंग अत्यधिक हैरान थी। हाँ, क्यूयू नहीं जानता था कि शौर्यवर्धन कितने काबिल हैं, लेकिन उसे लगता था कि अगर कोई युवेनली से निपट सकता है तो वह केवल शौर्यवर्धन ही होंगे। ये तो सच में एक बड़ी समस्या है। प्रिंस का भूजहर भड़क उठा है और वह पिछले कई दिनों से गुप्त कमरे में है। भले ही वह भूजहर भड़कने के दौरान खुद को एकांतवास से बाहर आने के लिए मजबूर कर लें, लेकिन उनकी साधना का स्तर अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा। अगर वह युवेनली के खिलाफ जाते हैं तो क्या वह बहुत बुरी स्थिति में नहीं होंगे? फैंगलिंग ने कुछ चिंता के साथ कहा। मुझे आश्चर्य है कि युवेनली यहाँ किस लिए आया है। चिंता मत करो, वे कोई रास्ता निकाल लेंगे। क्यूयू का इशारा नव्या और शौर्यवर्धन की तरफ था। उसे विश्वास था कि नव्या और शौर्यवर्धन इस स्थिति से निपटने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। उम्मीद है। फैंगलिंग की भौहें सिकुड़ गईं, उसकी भौहों पर एक अटूट उदासी छाई हुई थी। वे दोनों बिना कुछ और कहे चुपचाप खड़े रहे। काफी देर बाद कई छोटे पक्षी उड़ते हुए आए और लगातार चहचहाने लगे। फैंगलिंग ने अपनी भौहें सिकुड़ीं, पक्षियों को घूरते हुए उसके चेहरे के भाव और अधिक गंभीर होते गए। क्या हुआ? क्यूयू ने पूछा। क्या सच में इतनी अजीब बात हो सकती है? फैंगलिंग हंसे और झुंझलाए बिना नहीं रह सकी। क्यूयू ने उलझन में पूछा। फैंगलिंग ने जल्दी से क्यूयू से कहा, शंगुआन निवास में कुछ हो गया है। शंगुआन परिवार? क्यूयू और भी अधिक सन्न रह गया। क्या हुआ? नव्या ने अपनी सांसों को नियंत्रित करना बंद कर दिया था और चक्रव्यूह को हटा दिया था जब उसने फैंगलिंग को ये कहते सुना, इसलिए उसने जल्दी से पूछा। शियाओ परिवार की साजिश? फैंगलिंग ने भौहें सिकोड़ी और कहा। छोटी चिड़िया ने कहा कि शियाओ के पितृपुरुष ने शंगुआन परिवार में लोगों को शंगुआन यी और नव्या को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। बोलते बोलते फैंगलिंग ने नव्या की तरफ देखा। नव्या ने अपनी तरफ इशारा किया और फैंगलिंग ने सिर हिलाया। ये सही है, ये वही है। नव्या और भी ज्यादा उलझन में थी और उसने पूछा, शियाओ परिवार मुझे क्यों गिरफ्तार करेगा? मैंने क्या गलत किया है? हाल ही में उसका शियाओ परिवार से कोई संपर्क नहीं रहा था और न ही शंगुआन परिवार से। वह यह मान सकती थी कि शियाओ परिवार शंगुआन यी को गिरफ्तार करके फिर से पागलपन भरी हरकतें कर रहा है, लेकिन उसे क्यों गिरफ्तार किया जाए और शंगुआन परिवार में उसे गिरफ्तार करने क्यों जाया जाए? ये किस तरह का तर्क है? शियाओ परिवार वे सचमुच कुछ अलग ही स्तर के हैं। उस पल नव्या को बस एक ही एहसास हुआ, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए।
शियाओ परिवार की बूढ़ी मालकिन मर चुकी हैं। फैंगलिंग ने कारण का खुलासा किया और नव्या सन्न रह गई। शियाओ परिवार की कुलमाता मर चुकी हैं। कोई इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? इसके अलावा शियाओ परिवार की कुलमाता की मौत का उससे क्या लेना देना है? नव्या शांत हुई, उसने फैंगलिंग की तरफ देखा और पूछा, तो बहन यी और मैं हत्यारे हैं? शियाओ परिवार ने उसे और शंगुआन यी को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को भेजा था। फैंगलिंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और काफी लाचारी से कहा, शियाओ परिवार तुम्हें गिरफ्तार करने आया है, और उनका स्पष्टीकरण ये लगता है, शियाओ परिवार की बूढ़ी मालकिन की मौत संदिग्ध है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था, और वैद्य ने कहा कि उन्हें पूर्ण चंद्रमा उत्सव के दिन जहर दिया गया था। इसके आधार पर शियाओ परिवार का मानना है कि तुम और शंगुआन यी हत्यारे हो। फिर वे आक्रामक तरीके से शंगुआन परिवार के घर गए और उन्हें किसी तरह से यह जानकारी मिल गई कि तुम भी वहीं हो। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। इसके पीछे का तर्क, फैंगलिंग के सोचने पर यह लगभग हास्यास्पद लगता है। मुझे परसों जहर दिया गया था, और यह सब इसलिए क्योंकि नव्या ने पूर्ण चंद्रमा उत्सव में भाग लिया था। क्या नव्या ही वह अपराधी है? ये बहुत ही घिसा पिटा तर्क है। नव्या ने अपने दर्द करते कनपटी को मला। क्या शियाओ परिवार सचमुच पागल नहीं है? शियाओ फैन कहाँ है? नव्या ने पूछा। क्या शियाओ फैन ने शियाओ परिवार को ऐसे ही सुधारा था, इस हद तक कि उसने अपनी ही पत्नी को हत्यारा बना दिया? क्या उसने अपनी सारी मानवता खो दी है? फैंगलिंग ने अपने कंधे उचकाए, वह भी इस बात को लेकर उलझन में थी कि आखिर चल क्या रहा है। चलो पहले शंगुआन परिवार के घर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। नव्या इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, जाहिर है। उन्हें शौर्यवर्धन से मिलने जाना था, लेकिन अब उन्हें इसे फिर से टालना पड़ा। नव्या ने अपने दर्द करते सिर को मला, उसे सच में एक भारी सिरदर्द महसूस हो रहा था। वे तीनों जल्द ही शंगुआन निवास पर पहुंचे, जो हाई अलर्ट पर था। वे पूरी तरह सतर्क थे, उन्हें हर तरफ दुश्मन दिखाई दे रहे थे। जब उसने नव्या को आते देखा तो उसने घबराहट में उसे अंदर जाने दिया। शंगुआन यी और मैडम शंगुआन से मिलने के बाद ही नव्या को स्थिति का पता चला कि पिछले कुछ दिनों से शंगुआन निवास पर केवल मैडम शंगुआन और शंगुआन यी तथा अन्य महिला रिश्तेदार ही थीं। सभी पुरुष अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने गृहनगर गए हुए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि शियाओ परिवार ने शंगुआन निवास पर आकर हंगामा करने के लिए यही समय चुना। शियाओ फैन कहाँ है? पूरी कहानी समझने के बाद नव्या ने पूछा। जो हुआ उसके लिए शियाओ फैन जिम्मेदार था। वह अपने पिता और बड़े भाई के साथ हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने गए हैं, शंगुआन यी ने एक आह भरी। शियाओ परिवार ने पहले ही लोगों का एक समूह भेजा था, लेकिन हवेली के गार्ड्स ने उन्हें भगा दिया था। मुझे डर है कि वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मैडम शंगुआन भी बहुत परेशान थीं और बोलीं, ये शियाओ परिवार इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन के नाम का इस्तेमाल ये कहने के लिए कर रहा है कि वे नव्या और यी र को गिरफ्तार करना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि र को लू र को भी अपने साथ लाना चाहिए। जब शियाओ परिवार की बूढ़ी मालकिन मुसीबत में है, तो आप इसमें कैसे फंस सकती हैं? शंगुआन यी ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही अपने पिता और बाकी लोगों को संदेश भेज दिया है, लेकिन वे कल सुबह से पहले वापस नहीं आएंगे। वे सिर्फ हंगामा करने के लिए एक बहाना ढूंढ रहे हैं। इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन के नाम का इस्तेमाल करके वे या तो आप लोगों, बहन यी और लू र को निशाना बना रहे हैं, या फिर वे मुझे निशाना बना रहे हैं, नव्या ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। यी र और लू र को निशाना बनाना तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वे तुम्हें क्यों निशाना बना रहे हैं? मैडम शंगुआन ने उलझन में पूछा। नव्या की आंखें गहरी हो गईं और वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने दरवाजे के बाहर किसी की रिपोर्ट करने की आवाज़ सुनी। मैडम, मिस शियाओ परिवार ने फिर से लोग भेजे हैं। शियाओ परिवार का हमला। क्यू उन्हें भगा दो। नव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्यू को उन्हें भगाने का आदेश दिया। क्यू कलाई के एक झटके से शियाओ परिवार के उन गुर्गों को आसानी से भगा सकता था। क्यू ने सिर हिलाया और तुरंत बाहर चला गया, जबकि फैंगलिंग नव्या के पास ही रही। मैडम शंगुआन बेहद बेचैन थीं, यह क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया है? शियाओ परिवार इतना अनुचित कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही कह दिया था कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और भले ही इसे सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन हमें मालिक और बाकी लोगों के लौटने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शियाओ परिवार हमारी पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। बेशक वे आपको मौका नहीं देंगे। नव्या ने एक आह भरी। शियाओ परिवार शियाओ फैन की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाकर बहन यी और लू र से छुटकारा पाना चाहता है। कितनी क्रूर साजिश है! मैडम शंगुआन ने अपने दांत पीसे, जो पूरी तरह से नफरत से भरे हुए थे। वैसे बहन यी, इस वक्त शियाओ परिवार का प्रभार किसके पास है? क्या ये शियाओ शुली है? नव्या ने पूछा, क्योंकि वह सोच रही थी, अगर यह शियाओ शुली होता तो क्या वह अपने ही पोते को मारने की हद तक जाता। शंगुआन यी ने अपना सिर हिलाया और बोली, नहीं,
ससुर जी कुछ समय पहले हवेली से चले गए थे और उन्होंने सारी ताकत मेरे पति को सौंप दी थी। लेकिन इस बार मेरे पति मेरे पिता के साथ हमारे पूर्वजों की पूजा करने गए हैं, इसलिए पुराने पितृपुरुष ने अस्थायी रूप से हवेली का प्रभार संभाल लिया है। जहां तक इस बात की है कि क्या पुराने पितृपुरुष ने इस घटना को भड़काया था, मुझे नहीं पता। शियाओ परिवार के पितृपुरुष, नव्या ने भौहें सिकुड़ी। लगता है शियाओ परिवार में सब कुछ पूरी तरह से शांत नहीं है। परिस्थितियों चाहे जो भी हो, उन्हें जो करना है वह इस आपदा को टालना है। क्या मुझे वापस जाकर प्रिंस के महल से कुछ लोग बुला लाने चाहिए? फैंगलिंग ने कुछ चिंता के साथ पूछा। और यह कौन है? मैडम शंगुआन ने फैंगलिंग को देखा और नव्या से पूछा। तब नव्या ने मैडम शंगुआन को समझाया, ये फैंगलिंग है और वह जानवांग हवेली से है। वह ये लगभग जोड़ने ही वाली थी, ये वही लड़की है जिसका जिक्र शंगुआन यान ने पिछली बार किया था। तो यह मिस फैंगलिंग है। मैडम शंगुआन ने सिर हिलाया, उनकी भौहें दयालुता से भरी थीं। प्रणाम मैडम शंगुआन। फैंगलिंग कोमलता से मुस्कुराए, उसकी मुस्कान गर्म और स्वागत करने वाली थी। नव्या ने फैंगलिंग की तरफ मुड़कर कहा, अभी प्रिंस के महल को सतर्क मत करो। शियाओ परिवार मुझे और बहन यी को गिरफ्तार करने के लिए कॉन्क्यूबाइन शियाओ के नाम का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा अनुमान है कि कॉन्क्यूबाइन शियाओ इसके लिए राजी हो गई होगी। इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन, ऐसा क्यों? मैडम शंगुआन ने उलझन में पूछा। शियाओ परिवार बहन यी और लू र को निशाना बना रहा है, लेकिन कॉन्क्यूबाइन शियाओ मुझे निशाना बना रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कॉन्क्यूबाइन शियाओ वह शियाओ परिवार को नष्ट करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती है, नव्या ने कहा। क्या? मैडम शंगुआन और भी अधिक हैरान थीं। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, हम देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, नव्या ने धीरे से कहा। ठीक है नव्या, तुम्हें इस सब में घसीटे जाने के लिए मुझे बहुत खेद है, मैडम शंगुआन ने माफी मांगते हुए कहा। नव्या मुस्कुराई और बोली, मैडम आप बहुत दयालु हैं। अब जब मुझे इसमें घसीट लिया गया है तो मैं स्वाभाविक रूप से चुपचाप तमाशा नहीं देखूंगी। आइए देखते हैं शियाओ परिवार क्या करना चाहता है। हम क्यूयू के लौटने का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या कहना है। अच्छा, 1 घंटे बाद क्यूयू लौट आया। शियाओ परिवार के लोगों का जो पहला समूह पहले आया था उसे क्यूयू ने संभाल लिया और वे शर्मिंदा होकर वापस भाग गए। इस डर से कि शियाओ परिवार हार नहीं मानेगा, क्यूयू सीधे उनके पीछे पीछे शियाओ निवास तक गया और जल्द ही उसे पता चल गया कि शियाओ परिवार ने लोगों का दूसरा समूह शंगुआन निवास पर लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया है। क्यूयू ने बेशक उन्हें सुधरने का कोई मौका नहीं दिया और सीधे उन्हें रास्ते पर वापस भेज दिया। शियाओ परिवार के लोगों के दोनों समूहों से निपटने के बाद क्यूयू शंगुआन निवास पर लौट आया और उसने नव्या तथा बाकी लोगों को विस्तार से बताया। नव्या को लगा कि शियाओ परिवार के आसानी से हार मानने की संभावना नहीं है। इस बीच शियाओ परिवार की तीसरी लहर एक अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली ज़ेरोंग के साथ रवाना हुई। जानलेवा हमला। आसमान बेहद काला था, सिर के ऊपर भारी बादल मंडरा रहे थे जो किसी भी पल मूसलाधार बारिश शुरू होने की धमकी दे रहे थे। शियाओ निवास से बाहर आए लोगों का समूह शंगुआन निवास के और करीब आ रहा था। मौसम इतनी अचानक कैसे बदल गया? ऐसा लगता है कि भारी बारिश होने वाली है। हाँ, चलो अंदर चलते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं। इतनी जोर से बारिश हो रही है और इतनी रात हो चुकी है, यकीनन कोई नहीं आएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शियाओ परिवार शायद अब और किसी को नहीं भेजेगा, है ना? चलो दरवाज़ा बंद करते हैं। हवा बहुत तेज है, ये कुछ डरावना लग रहा है। शंगुआन हवेली के गेट पर खड़े कई गार्ड्स आपस में बुदबुदाए हवेली के अंदर जाने और दरवाज़ा बंद करने की तैयारी करने लगे। जब इस तरह के भयानक मौसम का सामना करना पड़े तो ड्यूटी पर केवल एक ही आदमी को रुकना होता है, जबकि बाकी लोग जल्दी आराम कर सकते हैं। चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद समूह अंदर गया और दरवाज़ा बंद करने की तैयारी करने लगा। अचानक एक असामान्य रूप से ठंडी आभा छा गई और दरवाज़ा बंद कर रहा गार्ड कांपे बिना नहीं रह सका। उसने उलझन में कहा, अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई? अरे भगवान, यह अजीब मौसम है, तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। ये काफ़ी ठंडा है, चलो पहले दरवाज़ा बंद करते हैं। दूसरे गार्ड को भी तीव्र ठंडक महसूस हुई, वह कांपा और उसने आग्रह किया। ठीक है, गार्ड मुस्कुराया, बीच में खड़ा हुआ और कुंडी को आगे की तरफ धक्का देते हुए दोनों दरवाज़ों को एक साथ आगे की तरफ धकेल दिया। वास्तव में उस पल ऐसा लगा मानो कोई चीज़ उसकी तरफ दौड़ रही हो। तेज, तीव्र, बिजली की चमक की तरह ये पल भर में गायब हो गया। उसके बाद दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने वाला गार्ड 2 हिस्सों में कट गया, आधा बाईं तरफ, आधा दाईं तरफ, और वह नीचे गिर जाता है। हर तरफ खून ही खून था। बाकी के कुछ लोग खौफ से घूरते रहे, लंबे समय तक उबर नहीं पाए। वह मंजर बहुत तेजी से हुआ था, बहुत डरावना था। आह, भूत, भागो! एक नौकर उनकी तरफ चल रहा था जब उसने खूनी मंजर देखा और खौफ से चीख पड़ा।
इसके तुरंत बाद हवा का एक और झोंका चीखते हुए गुजरा। नौकर के भागने से पहले उसका रास्ता रोक लिया गया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता उसकी गर्दन दबोच ली गई। वह चीख नहीं सका, उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। जिस इंसान ने हमला किया था उसने काले रंग का चोगा पहन रखा था, उसकी आंखें छोड़कर उसका पूरा शरीर ढंका हुआ था। वे आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं, जो हड्डियों तक को ठंडक पहुंचाने वाली थीं। इस इंसान से एक डरावनी आभा निकल रही थी। आधा बंद दरवाजा अचानक लात मारकर खोल दिया गया और 4 और लोग एक ही समय में अंदर दौड़ पड़े। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए उन्होंने उन गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया जो अभी भी सदमे में थे। बेचारे गार्ड्स को पता ही नहीं था कि वे कैसे मरे। चारों में से एक और शख्स काले चोगा में लिपटा हुआ था जिसकी केवल आंखें दिखाई दे रही थीं। बाकी 3 अधेड़ उम्र के पुरुष और महिलाएं थे और उनके चेहरे छिपे नहीं थे। एक दाढ़ी वाला आदमी, एक औरत और एक ऐसा आदमी जिसकी त्वचा असाधारण रूप से गोरी थी। उन्होंने अपने अपने हथियार पकड़ रखे थे जो अब खून से सन चुके थे। मारो, दाढ़ी वाले आदमी ने मारो का इशारा किया और बाकी समझ गए। उन्होंने अपने हथियार पकड़े और आगे बढ़ते हुए शंगुआन हवेली में तबाही मचा दी। मुख्य हॉल में क्यूयू की बात सुनने और कुछ व्यवस्था करने के बाद नव्या क्यूयू और फैंगलिंग के साथ जाने ही वाली थी कि तभी एक नौकर बेचैनी से अंदर दौड़ा आया। वह आदमी हॉल में दाखिल हुआ और फर्श पर ढह गया। उसने उठने के लिए संघर्ष किया और मैडम शंगुआन तथा शंगुआन यी को सामने के आंगन की स्थिति की तुरंत जानकारी दी। मैडम, मिस, बहुत भयानक बात हो गई है। कोई घुस आया है। वे जिसे देख रहे हैं मार रहे हैं और वे यहाँ धावा बोलने ही वाले हैं। उस आदमी का पूरा शरीर खून से लथपथ था और चलते वक्त उसके कदमों के निशान खून से सनत जा रहे थे। ये देखकर मैडम शंगुआन बुरी तरह चौंक गईं। कौन घुस आया है? क्या हो रहा है? हालांकि शंगुआन निवास पर बहुत भारी सुरक्षा नहीं थी, लेकिन गेट पर पहरा देने वाले गार्ड सभी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा हवेली में घुसने के लिए किसी को 300 शिष्यों की एक गार्ड टीम को पार करना पड़ता। इसलिए जब नौकरों ने कहा कि कोई घुस आया है और अंधाधुंध लोगों को मार रहा है, मैडम शियाओ और शंगुआन यी ने इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया, 1000 बार भी नहीं। लेकिन अगर यह सच है, ये तो पूरी तरह से होश उड़ा देने वाली बात है। वे 5 लोग हैं और वे सभी स्पिरिट क्षेत्र के साधक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वे बेहद क्रूर हैं। हमारे लोग उन्हें बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं। उस आदमी ने मैडम शंगुआन और शंगुआन यी से कहा, मैडम, मिस, हवेली में कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। इस वक्त वे सामने के आंगन तक पहुंच चुके हैं और जल्द ही यहीं होंगे। क्या तुम जानते हो ये कौन है? शंगुआन यी ने हड़बड़ी में पूछा। मैं नहीं जानता। इससे पहले कि शंगुआन यी कुछ और कह पाती, उसने बाहर से चीखें सुनाई देने लगेंगी। पता चला कि वे 5 लोग आ चुके थे। हमें क्या करना चाहिए? मैडम शंगुआन और अधिक बेचैन हो गईं। मैडम, बहन यी, चिंता मत करो, अंदर मेरा इंतजार करो। क्यूयू, मेरे साथ बाहर आओ। फैंगलिंग, मैडम शंगुआन और बहन यी की रक्षा करो। नव्या ने भौहें सिकुड़ी, निर्देश दिए और फिर क्यूयू को लेकर बाहर निकल गई। वह देखना चाहती थी कि शंगुआन निवास पर आकर तबाही मचाने की इतनी हिम्मत किस में थी। उसने आंगन के गेट की तरफ देखा और उन लोगों को शंगुआन परिवार के लोगों का कत्ल करते हुए देखा। हर तरफ खून ही खून था। आंगन में भागे शंगुआन परिवार के लोगों का पीछा किया गया और उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। कई लोग मारे गए और घायल हुए और हवा में दर्द की चीखें गूंज रही थीं। जो मैं देख रही हूँ वह बहुत खौफनाक है। रात का आसमान खून की तरह लाल रंग में रंग गया था। सारा लाल रंग उन जिंदगियों को श्रद्धांजलि है जो पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। नव्या ने बस एक नज़र डाली और उसके बाद वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे पूरा यकीन था कि इन 5 लोगों को शियाओ परिवार ने भेजा था। नव्या ने अपने दांत पीसे, एक शानदार कदम उठाया और हवा में छलांग लगाई, सीधे भाग रहे शंगुआन परिवार के सदस्यों के पीछे आ खड़ी हुई। उसने उन 5 हत्यारों को रोक दिया और अप्रत्यक्ष रूप से शंगुआन परिवार के सदस्यों के भागने का मौका बना दिया। क्यूयू तुरंत नव्या की मदद के लिए आगे बढ़ा। जाहिर है वह नव्या को अकेले इसका सामना नहीं करने देता। ओह, तो यह 9वीं मिस नव्या हैं। वह सचमुच शंगुआन निवास पर हैं। तुम इस तरह छिप क्यों रही हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? उन 5 हत्यारों में से एक महिला ने कहा, उसका स्वर तंज से भरा हुआ था। वह नव्या का मजाक उड़ा रही थी कि वह किसी का सामना करने से बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। नव्या की आंखें थोड़ी ठंडी हो गईं और उसने पूछा, शियाओ परिवार से तुम्हें किसने भेजा है? उस महिला ने एक भौं उठाए और बोली, इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो 9वीं मिस? आत्मसमर्पण कर दो तो कम से कम तुम्हारी पूरी लाश तो बचेगी, वरना। बहुत बढ़िया, नव्या ने उपहास किया। उसके बगल में खड़े क्यूयू ने फुसफुसाते हुए याद दिलाया, सावधान रहना, वे स्पिरिट अलायंस से हैं।
स्पिरिट कल्टीवेटर अलायंस, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा संगठन है जिसमें केवल आध्यात्मिक साधक ही शामिल हो सकते हैं, और ये पांचों लोग आध्यात्मिक साधक हैं। लड़के, तुम्हारी नज़रें तेज हैं। उन 5 हत्यारों में से असाधारण रूप से गोरी त्वचा वाले आदमी की सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी। भले ही क्यूयू ने बहुत धीमी आवाज में बात की थी, लेकिन वह उसे साफ साफ सुन सकता था। क्यूयू ने अपनी बाहें सिकुड़ी, उस आदमी की तरफ एक नज़र डाली और उसे नज़रअंदाज कर दिया। नव्या ने उनकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने शंगुआन परिवार के इतने सारे सदस्यों को मार डाला है। अगर तुम अभी रुक जाओ तो शायद मैं तुम्हारी साबुत लाश छोड़ जाऊं। हा, उन 5 हत्यारों में से दाढ़ी वाले आदमी को जोरों से हंसी आ गई। उसने नव्या को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए कहा, छोटी लड़की, तुम बहुत अहंकारी हो। क्या हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पानी और आग की जंग। दाढ़ी वाले आदमी के इतना कहने के बाद बाकी लोग भी उसके साथ हंसे बिना नहीं रह सके। वे सभी सोचते थे कि नव्या के लिए ऐसी बात कहना पूरी तरह से बेतुका था। नव्या की आंखें और अधिक ठंडी होती गईं, जो गुस्से से भरी थीं। एक असीम रोष। वह शंगुआन परिवार और उसके खिलाफ इस तरह की साजिश रचने वालों को किसी भी कीमत पर बख्श नहीं सकती। वे लोग अभी भी अहंकार से हंस रहे थे, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि नव्या पहले ही अपनी चाल चल चुकी थी। एक ठंडी हवा चीखते हुए गुजरी और धूल के बादल उड़ा ले गई। हवा में युद्ध की आभा भारी थी और दुनिया एक सूखी और ठंडी भावना से भरी हुई थी। इसने स्वर्ग को चीर दिया और धरती को तोड़ दिया। एक बार यह चाल चलते ही नव्या की आभा तुरंत एक ठंडी, डरावनी उपस्थिति में बदल गई। उसके हाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा से बदली हुई युद्ध की ऊर्जा तुरंत दर्जनों सफ़ेद किरणों में बदल गई। हर किरण बिजली जितनी शक्तिशाली थी, जो बाहर की तरफ सीटी बजाते हुए जा रही थी। बूम बूम बूम, एक जबरदस्त गति हवा में छा गई और एक विशाल ताकत उफनते हुए समुद्र की तरह उमड़ पड़ी। कितना अद्भुत है! क्यूयू मूल रूप से हमला करना चाहता था, लेकिन नव्या के आक्रामक रुख को देखकर वह किनारे पर खड़ा हो गया, सही मौके का इंतजार करने लगा। अपनी उलझन में उसने देखा कि वे 5 हत्यारे अपना आपा खो चुके थे। हत्यारों ने सफ़ेद रोशनी के खिलाफ बेताबी से लड़ाई लड़ी और वे नव्या की रणनीति को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। नव्या की साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन वह हमेशा आश्चर्यचकित करके जीत जाती थी और उसकी तकनीकें अक्सर लोगों को चौंका देती थीं। लानत है, ये किस तरह का अजीब कुंग फू है? दाढ़ी वाले आदमी ने गाली दी। एक सफ़ेद रोशनी वापस चमकी और उसने हड़बड़ी में अपने दोहरे हथौड़े से हमलावर पर वार किया। मैंने इस छोकरे को कमाका। वह महिला भी गुस्से से आग बबूला थी। उसे लगा था कि नव्या सिर्फ एक नकारा है। उसने पहले नव्या के कारनामों के बारे में सुना था, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ था। बेशक, कौन इस बात पर यकीन करेगा कि एक नकारा अचानक रातों रात एक प्रतिभाशाली बन सकता है? महिला ने गुस्से में सोचा, अपनी लंबी तलवार लहराते हुए और अपने सामने मौजूद सफ़ेद रोशनी को चकनाचूर करते हुए। महिला बेहद खुश हुई, उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। उसकी तलवार असल में सफ़ेद रोशनी को तोड़ सकती थी। महिला ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी लंबी तलवार को हवा में फिर से घुमाया, धीरे धीरे और जानबूझकर, इससे पहले कि वह नव्या की तरफ प्रहार करती। भयानक तलवार की ऊर्जा ने शाखाओं पर मौजूद पत्तों को नीचे झड़ने पर मजबूर कर दिया। यह मंजर सूखा होने के साथ साथ लुभावनी रूप से सुंदर भी था। नव्या की ठंडी आंखों में एक चमकदार रोशनी चमकी। उसने अपनी आस्तीन उठाए, हवा में छलांग लगाए और पहले ही उड़ती हुई तलवार की ऊर्जा को पार कर चुकी थी और लाल पत्तों के साथ नीचे गिर रही थी। जुबानलों की दहाड़। नव्या ने कुछ बुदबुदाया, अपनी बाहें खोलीं और तुरंत उसके शरीर के चारों तरफ बर्फीली नीली गैस का एक सैलाब अचानक प्रकट हुआ, किसी उफनते हुए ऊर्जा के ड्रैगन की तरह जो लुढ़क रहा था और उसे घेरे हुए था। पल भर में असीम शक्ति उमड़ पड़ी, दहाड़ने लगी और नव्या के शरीर के चारों तरफ शोर मचाने लगी। क्षणक हवा में फिर से कंपन हुआ और बर्फीली नीली गैस तलवारों और हथियारों में बदल गई। एक अदृश्य ताकत की वजह से आसपास की हवा तेजी से घूमने लगी, जो अनगिनत रोशनी और परछाई के प्रभावों में बदल गई और उन 5 लोगों पर बरस पड़ी। वे 5 हत्यारे खौफ से कांप उठे। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। क्या ये जुवानलोंग चंट है? एक जल तत्व के आध्यात्मिक साधक की आध्यात्मिक तकनीकें। हालांकि गोरे चेहरे वाला आदमी, जो खुद एक जल तत्व का आध्यात्मिक साधक था, इस बात से इतना हैरान था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसे कैसे नहीं पता था कि जुवानलोंग के ऐसे प्रभाव भी होते हैं? वह एक जल तत्व की स्पिरिट साधक है। गोरे चेहरे वाले आदमी ने चिल्लाकर कहा, पुराने तू, जल्दी करो और उसे पकड़ो। तथाकथित पृथ्वी तत्व पानी पर विजय प्राप्त करता है। गोरे चेहरे वाला आदमी पृथ्वी तत्व के आध्यात्मिक साधक को बुला रहा था। उन दोनों हत्यारों में से एक, जो एक जैसे काले चोगे पहने हुए थे, वही पुराने जमाने का आदमी था जिसका जिक्र गोरे चेहरे वाले आदमी ने किया था। नव्या ने मन ही मन शिकायत की, उफ, कितना पुराना आदमी!
ये नाम सच में बहुत पुराना है। पुराने तू का अंत। गोरे चेहरे वाले आदमी की बात सुनकर लाओ तू समझ गया और तुरंत नीचे रेंग गया। ये पृथ्वी दुन है। नव्या ने धीमी सी फुफकार छोड़ी। वे पांचों हत्यारे, हालांकि वे स्पिरिट मास्टर थे, लेकिन वे केवल नौसिखिए स्पिरिट साधक थे जिन्होंने अभी तक स्पिरिट रैंक को भी पार नहीं किया था। इस स्तर पर वे केवल जुआनशी के सामने दिखावा कर सकते थे और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की साधना अविश्वसनीय रूप से कमजोर थी। नव्या पहले से ही एक प्रथम स्तरीय स्पिरिट साधक थी और अब एकांतवास के दिनों के बाद वह कम से कम दूसरे या तीसरे स्तर पर पहुंच गई है, हालांकि उसने अपने सटीक स्तर की जांच नहीं की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने युवेनली की लकड़ी के तत्व की शक्ति का उधार लिया था, जिसने उसकी आग के तत्व की शक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। वर्तमान में उसकी गहन ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये लोग भला उसकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? उसने अपना सिर नीचे रखा, लेकिन उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से तेज थीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह पुराने जमाने का आदमी कहाँ से आया था। उसे पूरी तरह से अनिश्चित लग रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त जब लाओ तू बाहर निकलने वाला था, उसने अचानक हमला कर दिया। उसके हाथ से आग का एक विशाल गोला छोड़ा गया। इसे कुचल दो। धमाका! ये फट गया। चमकीला लाल खून और स्लेटी सफ़ेद भेजा हर तरफ बिखर गया। उस पुराने जमाने के आदमी का भेजा उड़ गया। वह अब बाहर नहीं आ सकता। हवा में खून की तेज दुर्गंध फैल गई। पुराने जमाने का आदमी। बाकी चारों लोग घबरा कर चीख पड़े और उनके माथे पर ठंडे पसीने छूट गए। अगर वे पहले उदासीन थे तो अब वे सचमुच हैरान थे। नव्या को दोबारा देखने पर उसकी आंखें अभी भी बर्फ जैसी ठंडी थीं और उन पर जरा सा भी असर नहीं हुआ था। उसे अभी एहसास हुआ कि हत्या करना आपको सुन्न कर सकता है। पहले जब उसने एंगसियांग को इतनी दर्दनाक तरीके से मरते देखा था तो उसे डर लगा था, लेकिन अब जब वह खुद हत्या कर रही थी तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग सचमुच मरने के ही लायक होते हैं। नव्या, तुम खुद मौत को बुलावा दे रही हो। महिला दहाड़ी। उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थीं और उसकी लंबी तलवार ने फिर से प्रहार किया, आसमान को लपटों में लपेटते हुए। वह अपने साथी का बदला लेना चाहती थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, नव्या को मरना ही होगा। नव्या समझ गई, ये औरत एक अग्नि तत्व की साधक है। क्यूयू आगे झुका और हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार खींची। छनक की आवाज के साथ चिनगारियां हर तरफ उड़ने लगीं। क्यूयू की तलवार महिला के ब्लेड से पूरी तरह टकरा गई। लड़के, रास्ते से हट जाओ। महिला ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी तलवार वापस खींचने की कोशिश की। अब उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नव्या की जान लेना। क्यूयू ने भारी आवाज में कहा, तुमने इतने सारे बेगुनाह लोगों को मारा है, तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। क्यूयू का हमला तेज, क्रूर और सटीक था, जिसने उस महिला को पूरी तरह से पछाड़ दिया, जिसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी। ये देखकर बाकी तीनों ने एक घेराबंदी बनाई और नव्या को बीच में कसकर घेर लिया। उन्हें यकीन नहीं था कि तीनों मिलकर एक छोटी सी लड़की को नहीं संभाल सकते। तोड़ दो। काले चोगे में पहना दूसरा आदमी अचानक दहाड़ा। उसकी पीठ एकदम सीधी हो गई। उसके शरीर से एक चमक निकली जो रोशनी टिमटिमा रही थी और बंद हो रही थी। इसके तुरंत बाद उसका शरीर तेजी से फूल गया और उसके पूरे शरीर में बैंगनी सुनहरी रोशनी बहने लगी, जिससे उसकी त्वचा बैंगनी सुनहरी रंग की हो गई। उस आवाज की ताकत किसी इंसान की रूह को तोड़ने के लिए काफी थी। नव्या बस चुपचाप देखती रही। काले चोगे में यह आदमी मेटल टाइप का आध्यात्मिक साधक होना चाहिए। इसके अलावा काले चोगे में यह आदमी नेता और पांचों में सबसे काबिल होना चाहिए। ब्लैक रोबेड आदमी के बड़े होने के बाद उसके हाथों में हथियार प्रकट हुए। वह एक बड़ी, गहरे लाल और सुनहरे रंग की तलवार थी। रैंक कम से कम 7वीं रैंक या उससे ऊपर। ब्लैक रोबेड आदमी ने अपनी चौड़ी तलवार उठाई और अपनी पूरी ताकत से नव्या पर वार किया। नव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ीं उस विशाल चाकू को घूरते हुए जो अपनी जगह से नहीं हिला। वास्तव में जैसे ही चौड़ी तलवार नीचे गिरी, एक अग्नि लाल सुरक्षात्मक घेरा ने नव्या को घेर लिया। 7वें ग्रेड की तलवार सुरक्षात्मक दायरे के बाहर लपटें टिमटिमा रही थीं और हवा में एक डरावनी आभा छा गई थी। ब्लैक रोबेड आदमी एक पल के लिए सन्न रह गया और उसी पल नव्या ने अपने हाथ उठाए और अपनी हथेलियों को सुरक्षात्मक दायरे पर रख दिया। सुरक्षात्मक घेरा हर दिशा में फट गया और आग के अनगिनत टुकड़े उड़ने लगे। छनक! ब्लैक रोबेड आदमी की बड़ी तलवार कांपी और जमीन पर गिर पड़ी। उसी पल नव्या ने अपनी हथेली का प्रहार किया और सीधे 7वें ग्रेड की महान तलवार को नियंत्रित कर लिया। चौड़ी तलवार एक तेज, ठंडे अंदाज में गुजरी। उसका ब्लेड ब्लैक रोबेड आदमी की कमर को चीरता हुआ निकल गया। 2 हिस्सों में कट गया। ब्लैक रोबेड आदमी ने नीचे खुद की तरफ देखा और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने एक दर्दनाक चीख छोड़ी। वह गिर गया है। ये छोटा हो गया है। फड़फड़ा रहा है। इसकी सांसें थम गई हैं। नव्या मुस्कुराए। वैसे उसे सच में युवेनली का शुक्रिया अदा करना चाहिए था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि युवेनली की लकड़ी की आत्मा की शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसने उसकी आग की आत्मा की शक्ति को जागृत होने के लिए मार्गदर्शन दिया, और यहाँ तक कि उसकी आग की आत्मा की शक्ति को जागते ही स्पिरिट रैंक को पार करने की अनुमति भी दे दी। अब उसकी आग की आत्मा की शक्ति 5वें स्तर पर पहुंच चुकी है। एक 5वें स्तर की आग की स्पिरिट आसानी से एक साधारण नौसिखिए स्पिरिट साधक को हरा सकती है। उसी वक्त क्यूयू की तलवार उस महिला के शरीर को चीरती हुई निकल गई और वह मृत होकर जमीन पर गिर पड़ी। बॉस, फायर मैडन, गोरे चेहरे वाले आदमी और दाढ़ी वाले आदमी ने हैरानी से चीखकर कहा। वे अब शांत नहीं रह सकते थे। ये बहुत डरावना है, ये पूरी तरह से खौफनाक है। जब वे आए थे तो वे अहंकारी थे और जिसे देखते थे मार देते थे, एक बहुत ही आरामदायक और सफल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन पलक झपकते ही स्थिति पलट गई है। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके दिमाग में केवल एक ही विचार बचा, वह ये है, भागो। भागने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि नव्या ने अपनी चाल चल दी। वह तेजी से आगे बढ़ी और उन दोनों लोगों का रास्ता रोक लिया। इसी वक्त फैंगलिंग मैडम शंगुआन और शंगुआन यी के साथ बाहर आ गई। उन्होंने दूर से देखा और नव्या तथा क्यूयू के साथ उन 5 लोगों के बीच हुए पिछले द्वंद्व को देखा। मैडम शंगुआन और अधिक हैरान थीं। वास्तव में उनकी साधना का स्तर भी कम नहीं था। उन्होंने शुरू में इस बारे में सोचा था कि क्या उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। नव्या और क्यूयू की साधना के स्तर ने उन्हें सचमुच प्रभावित किया था। खासकर नव्या, हर चाल और रुख में साधना के स्तर का कोई निशान नहीं दिखाई देता, फिर भी इसमें असीम ताकत समाहित है जो डरावनी और रहस्यमयी दोनों है और इंसान को मंत्रमुग्ध कर देती है। नव्या ने गोरे चेहरे वाले आदमी और दाढ़ी वाले आदमी के इकलौते भागने के रास्ते को रोक लिया था। क्यूयू सामने से उनका रास्ता रोक रहा था और पीछे से उन्हें बाधित कर रहा था। वे निराशा से भर चुके थे। बस ऐसे ही चले जाओगे? नव्या की आंखें ठंडी थीं, जिनमें अंतहीन गुस्सा छिपा हुआ था। गोरे चेहरे वाले आदमी ने नव्या की तरफ एक नज़र डाली, फिर अपने पीछे क्यूयू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर की एक झलक चमक उठी। नौवीं मिस, आइए इस पर बात करते हैं। गोरे चेहरे वाले आदमी ने क्यूयू से संवाद करने की कोशिश की। हम भाई लोग केवल पितृपुरुष शियाओ के आदेशों पर यहाँ आए हैं। हम जानबूझकर शंगुआन परिवार या नौवीं मिस को निशाना नहीं बना रहे हैं। कृपया रहम करें और हमारी जान बख्श दें। फिलहाल गोरे चेहरे वाला आदमी पछतावे से भरा हुआ था। साथ ही वह बहुत गुस्से में भी था। शियाओ परिवार ने कहा था कि शंगुआन परिवार में केवल महिला सदस्य हैं और उनकी रक्षा करने के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए वे आसानी से पूरे शंगुआन परिवार का कत्ल कर सकते हैं। वे यहाँ आए, अपना रास्ता बनाते हुए मारामारी की, और यह सच में बहुत मज़ेदार था। लेकिन मुख्य हॉल में पहुंचने के बाद क्या हुआ? नव्या, जो शंगुआन परिवार की भी नहीं थी, ने उन्हें कुत्तों की तरह चीर-फाड़ कर रख दिया। भाड़ में जाए, यहाँ कोई असली विशेषज्ञ नहीं है। भाड़ में जाए, वे सब औरतें हैं। क्या शियाओ परिवार जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? इन दोनों को बहुत परेशानी हो रही थी, और यहाँ तक कि 1000 गोलियां भी उनके पछतावे से भरे दिलों को नहीं बचा सकती थीं। भागने का रास्ता? क्यूयू ने उपहास किया। क्या तुम अभी भी भागने का रास्ता चाहते हो? शंगुआन परिवार के इतने सारे सदस्यों को मारने के बाद क्या तुम अभी भी जिंदा रहने की उम्मीद कर रहे हो? ये पूरी तरह से भ्रम है। जहाँ तक रास्ते की बात है, ये नामुमकिन नहीं है। बहन जी, मुझे लगता है कि हमें बाद में जाकर गिनती करनी चाहिए। शंगुआन निवास पर कितने लोग घायल हैं, उन्हें कितने घाव लगे हैं, कितने लोग मरे हैं, और उनके शरीर से उतने ही मांस के टुकड़े काट लिए जाएं। जो लोग अभी भी जिंदा हैं, उन्हें जाने का एक रास्ता दिया जाएगा। नव्या की ठंडी आवाज़ गूंज उठी, जिससे गोरे चेहरे वाले आदमी और दाढ़ी वाले आदमी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? ठीक है, शंगुआन यी ने सिर हिलाया, नव्या के विचार का समर्थन करते हुए। दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी गर्दन मरोड़ी और चिल्लाया, बस मुझे मार डालो, मैं तुरंत मौत की भीख मांगता हूँ। जब वे अंदर आए थे तब उन्होंने कम से कम दर्जनों लोगों को मार डाला होगा। उनके शरीर से मांस के दर्जनों टुकड़े फाड़ दिए गए होंगे। ये बेहद दर्दनाक होगा। बहुत देर हो चुकी है, नव्या ने फुफकारा। गोरे चेहरे वाले आदमी का चेहरा और अधिक पीला पड़ गया, उसकी त्वचा से सारा रंग उड़ गया था। वह बता सकता था कि नव्या मजाक नहीं कर रही थी। नव्या ने जिस तेजी से अभी अभी काम किया था, उसे देखते हुए उसे पूरा यकीन था कि नव्या वास्तव में ऐसा कर सकती है। गोरे चेहरे वाले आदमी को इसके बारे में सोचते हुए और अधिक प्रताड़ना महसूस हुई। अब वहां खड़े होकर उसे हर तरफ से बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो नव्या किसी भी पल धीरे धीरे उसे प्रताड़ित कर सकती थी। हमें भी शियाओ परिवार ने धोखा दिया था। ये सब शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष का उस बूढ़े आदमी का काम था जिसने हमें यहाँ भेजा था। गोरे चेहरे वाले आदमी ने नव्या के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए आखिरी कोशिश की और कहा, मिस नव्या, हम अंधे थे और आपकी महानता को पहचान नहीं पाए। हमने आपको नाराज कर दिया है।
कृपया नरमी बरतें और दया दिखाएं। अब से मेरा भाई और मैं आपके आदेशों का पालन करेंगे। हाँ, 9वीं मिस, कृपया दया करें और हमें जाने दें। हम हिसाब चुकाने के लिए शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष को ढूंढने जाएंगे। दाढ़ी वाले आदमी ने गोरे चेहरे वाले आदमी की बात दोहराई और नव्या के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। फिलहाल नव्या की बात सुनने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, वरना उन्हें केवल मौत का सामना करना पड़ेगा। नव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उन दोनों पर एक नज़र डाली और उसकी आंखों में उपहास की एक झलक दिखाई दी। चूंकि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वह मौका देती हूँ, नव्या ने कहा। फिर शियाओआन यी की तरफ मुड़ी और एक हल्की हंसी के साथ पूछा, मैडम बहन यी, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं शंगुआन परिवार के नाम पर शियाओ परिवार के पास जाऊं? जब शंगुआन यी की नज़र नव्या से मिली तो वह तुरंत समझ गई कि नव्या का क्या मतलब था। मुझे कोई आपत्ति क्यों होगी? मैडम शंगुआन ने सिर हिलाया। मैं सब कुछ मिस नव्या पर छोड़ती हूँ। नव्या ने सिर हिलाया और कहा, क्यों यू, चलो हम सब मिलकर चलते हैं। फैंगलिंग, मुझे तुम्हें यहाँ मेरा इंतजार करने की तकलीफ देनी होगी। नव्या शियाओ निवास गई, जाहिर है वह सच में सिर्फ सैर करने नहीं गई थी। शियाओ परिवार के उस बूढ़े कमीने ने शंगुआन परिवार से निपटने के लिए इतना पैसा खर्च किया, उनमें से इतने सारे लोगों को मार डाला और उसे इसमें घसीट लिया। अगर वह पलटवार नहीं करती है तो वह बेवकूफ़ होगी। वह शियाओ परिवार को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके बाद नव्या गोरे चेहरे वाले आदमी और दाढ़ी वाले आदमी की तरफ मुड़ी और ठंडे स्वर में बोली, ये युवा मालकिन हंगामा करने शियाओ निवास जा रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम गोरे चेहरे वाले आदमी और दाढ़ी वाले आदमी ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अविश्वास से नव्या को देखा। शियाओ परिवार के इतने सारे सदस्यों के मौजूद होने के बाद भी नव्या ने असल में कहा कि वह शियाओ निवास पर हंगामा करने जा रही है, वह सिर्फ मुसीबत को बुलावा दे रही है। गोरे चेहरे वाले आदमी और दाढ़ी वाले आदमी मन ही मन यही सोच रहे थे, लेकिन सतह पर बिल्कुल ऐसा नहीं था। हम स्वाभाविक रूप से मरने तक 9वीं मिस की सेवा करने की कसम खाते हैं। हाँ, हम मरने तक अपनी निष्ठा की कसम खाते हैं। हमारी वफादारी अटूट है। 9वीं मिस, कृपया आश्वस्त रहें। वे दोनों बेशर्मी से दांत दिखाते हुए कर रहे थे, लगभग नव्या के सामने घुटने टेकने की भीख मांग रहे थे। चलो चलते हैं। नव्या ने अपना हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। फैंगलिंग जल्दी से उनके पीछे हो ली और गोरे चेहरे वाले आदमी तथा दाढ़ी वाले आदमी ने एक दूसरे की तरफ देखने के बाद आज्ञाकारी रूप से उनका पीछा किया। वह कुछ नहीं कर सकते। किसने कहा था कि उनकी जिंदगी नव्या के हाथों में है? शियाओ निवास में प्रवेश। मैडम शंगुआन ने उन्हें आंगन से जाते हुए देखा, फिर आंगन में पड़ी विभिन्न लाशों की तरफ देखने के लिए मुड़ी और अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सकीं। इसके तुरंत बाद उन्होंने हवेली में हताहतों की एक सूची तैयार करने के आदेश दिए। वह दुख और आक्रोश से भरी हुई थीं। शियाओ परिवार द्वारा लाई गई इस आपदा को शंगुआन परिवार यूं ही जाने नहीं देगा। हालांकि वह ये भी जानती थी कि नव्या जल्द ही शंगुआन परिवार के लिए इस खून के कर्ज का बदला चुका देगी। नव्या और बाकी लोग पहले ही शियाओ निवास के बाहर पहुंच चुके थे। गोरे चेहरे वाला आदमी और दाढ़ी वाले आदमी सबसे आगे चल रहे थे, नव्या के लिए रास्ता साफ करते हुए। शियाओ निवास के गार्ड्स ने गोरे चेहरे वाले आदमी और दाढ़ी वाले आदमी को पहचान लिया। उन्हें अपनी तरफ आते देख वे आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, मास्टर शुई, मास्टर मू, आप दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? पुराने पितृपुरुष हवेली में ही हैं, मैं जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। जरूरत नहीं है, गोरे चेहरे वाले आदमी ने मना करते हुए कहा, बस उन्हें जाने दो। गार्ड पल भर के लिए सन्न रह गया, यह नहीं समझ पाया कि गोरे चेहरे वाले आदमी का क्या मतलब था। जाने दें, किस दिन उसने उन्हें जाने नहीं दिया था? बकवास करना बंद करो। दाढ़ी वाले आदमी का धैर्य पूरी तरह जवाब दे गया था और वह गार्ड को एक तरफ धकेलने के लिए आगे बढ़ा। गार्ड हक्का बक्का रह गया। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाओ। दाढ़ी वाले आदमी ने अपने दो बड़े लोहे के हथौड़े लहराते हुए उन नौकरों को डरावनी चेतावनी दी जो उसका रास्ता रोक रहे थे। नौकर खौफ से कांप उठे और आज्ञाकारी रूप से एक तरफ हट गए, खौफ से दाढ़ी वाले आदमी को बेवकूफ़ी करते हुए देखने लगे। दाढ़ी वाले आदमी ने हथौड़े को जमीन पर दे मारा, जिससे जमीन पर एक गड्ढा बन गया। उसने सभी को खतरनाक तरीके से घूर कर देखा और कहा, क्या अब समझे? मैं समझ गया, गार्ड्स ने घबरा कर कहा, अपने सिर झुकाए हुए और नव्या तथा बाकी लोगों को ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये देखकर कि उसके सामने मौजूद हर कोई आज्ञाकारी रूप से पीछे हट गया था, दाढ़ी वाले आदमी ने संतोष के साथ मुड़कर नव्या को आगे बढ़ने का इशारा किया। मिस, कृपया। दाढ़ी वाले आदमी ने नव्या के लिए रास्ता दिखाने की स्वेच्छा से पेशकश की। नव्या ने दाढ़ी वाले आदमी की तरफ एक नज़र डाली और आगे बढ़ गई। वह सोच रही थी कि जब शियाओ परिवार का पुराना पितृपुरुष उसे देखेगा तो वह अत्यधिक हैरान हो जाएगा। वह वाकई इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी।
दाढ़ी वाले आदमी और गोरे चेहरे वाले आदमी के आगे रहने से नव्या और क्यूयू के लिए शियाओ निवास में प्रवेश करना बेहद आसान हो गया था। दाढ़ी वाला आदमी, गोरे चेहरे वाला आदमी और वे 3 मृत आध्यात्मिक साधक सभी शियाओ परिवार की हवेली के नियमित आगंतुकों में से थे। शियाओ परिवार की हवेली का हर शख्स उनकी क्षमताओं को जानता था और किसी की भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं होती थी। आखिरकार आम लोगों के लिए एक आध्यात्मिक साधक, यहाँ तक कि वह भी जो अभी तक आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया है, एक मिथक माना जा सकता है। बेशक मध्यवर्ती क्लेश स्तर और उससे ऊपर के साधक साधारण आध्यात्मिक साधकों से इतने नहीं डरते। जब शियाओ परिवार के नौकरों ने दूर से ही उस भयंकर दिखने वाले दाढ़ी वाले आदमी और उदास चेहरे वाले गोरे चेहरे वाले आदमी को देखा तो वे इतने डर गए कि भाग खड़े हुए। अगर वे गलती से कुछ न मानने वाले और निडर लोगों से टकरा जाते तो दाढ़ी वाला आदमी और गोरे चेहरे वाला आदमी बिना किसी दया के अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उन पर छोड़ देते और उनकी जान ले लेते। पल भर में शियाओ परिवार में अफरा तफरी मच गई। जब शियाओ परिवार का पितृपुरुष खबर सुनने के बाद वहां पहुंचा तो उसका चेहरा बेहद बदरंग हो गया। पुराने मुंह, पुराने शुई, तुम दोनों क्या कर रहे हो? पितृपुरुष शियाओ ने भारी आवाज में पूछा। फिर उनके पीछे देखते हुए उसने नव्या और क्यूयू को देखा और उसके चेहरे के भाव काफी दिलचस्प हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने नव्या की तरफ एक नज़र डाली, फिर दाढ़ी वाले आदमी और गोरे चेहरे वाले आदमी की तरफ और अंदर ही अंदर चिढ़ गए। नकारा चीज, वह एक नौसिखिया लड़की को भी नहीं संभाल सकता, फिर भी वह खुद को आध्यात्मिक साधक कहने की हिम्मत रखता है। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात मैंने खगोलीय घटनाओं का निरीक्षण किया और विशेष रूप से शियाओ परिवार को ये सूचना देने आई हूं कि आज शियाओ परिवार पर एक खूनी आपदा आने वाली है। क्रॉसबो का प्रहार। बकवास। पुराने मास्टर शियाओ ने गुस्से में अपनी आस्तीन झटकी, उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, नव्या, तुमने मेरी पत्नी की हत्या करने के लिए उस चुड़ैल शंगुआंगी के साथ साजिश रची और मैंने अभी तक तुमसे हिसाब भी नहीं चुकाया है। अच्छा, अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम जिंदा नहीं जाओगे। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष की नज़रें गहरी और अतल थीं और जब उन्होंने नव्या की तरफ देखा तो उनकी आंखें अंतहीन नफरत से भरी हुई थीं। क्या मैंने शियाओ परिवार की कुलमाता को मारा है? किसने देखा? नव्या ने अपने हाथ फैलाए। पुराने मास्टर शियाओ, आपको सबूत पेश करने होंगे। बिना सबूत के शंगुआन निवास पर लोगों को गिरफ्तार करने की आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आपके शियाओ परिवार ने आज जो किया है उसके बाद सम्राट भी आपको छोड़ेंगे नहीं। हम्फ, तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रही हो? तुम जहर के बारे में इतना जानती हो, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष का दुख और गहरा हो गया और जब उन्होंने नव्या की तरफ देखा तो उनकी आंखें नफरत से भरी हुई थीं। नव्या ने आसमान की तरफ देखा। सिर्फ इसलिए कि वह जहर के बारे में थोड़ा बहुत जानती है, वह हत्यारा है। उसने इतना खुला हुआ फ्रेम अब पहली बार देखा है। बकवास बंद करो, अब अपनी चाल चलो। नव्या शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष के साथ शब्द बर्बाद करने के मूड में नहीं थी। उस बूढ़े कमीने को एक सबक सिखाया जाना चाहिए। धनुर्धर। पुराने मास्टर शियाओ बार बार पीछे हटे और जब वे रुके तो उन्होंने अपना हाथ हिलाया और आदेश दिया। हर दिशा से लोगों का एक समूह प्रकट हुआ। हर कोई एक शक्तिशाली क्रॉसबो थामे हुए था और उसका निशाना नव्या तथा क्यूयू पर था। ये देखकर गोरे चेहरे वाले आदमी और दाढ़ी वाले आदमी जल्दी से एक तरफ छिप गए। पितृपुरुष शियाओ, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। हमने उन्हें शियाओ निवास तक लुभाने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्हें यहाँ लाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। गोरे चेहरे वाले आदमी ने पितृपुरुष शियाओ से चिल्लाकर कहा। दाढ़ी वाले आदमी ने बात जारी रखी, हाँ पुराने पितृपुरुष, आपने पहले से चीजें साफ नहीं की थीं। ये छोटी लड़की अविश्वसनीय रूप से काबिल है। हम इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। हमारे पास इसे यहाँ लुभाने के लिए इस रणनीति का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे मरना नहीं चाहते। फिलहाल नव्या और क्यूयू धनुर्धरों से घिरे हुए हैं और उनका मरना तय है। जो वक्त को समझते हैं वे समझदार होते हैं। वे निश्चित रूप से पुराने मास्टर शियाओ के पक्ष में खड़े होंगे। जहां तक शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष द्वारा शंगुआन परिवार का कत्ल करने के लिए उन्हें धोखा देने की बात है, जब तक वे जिंदा हैं इस बारे में बात न करें। नव्या ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपने आसपास के तीरंदाजों पर एक नज़र डाली। उसकी आंखें और अधिक ठंडी होती गईं। पुराने मास्टर शियाओ ने अपनी बाहें चौड़ी की, जोर से हंसे और कहा, इसका आनंद लो। ये क्षुए सांग सिटी के सबसे अच्छे तीरंदाज हैं। हमला करते हैं। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष की आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। उस वक्त नव्या और क्यूयू उसकी नज़रों में गोलियों से छलनी हुए मुर्दों की तरह लग रहे थे। वूश वूश वूश, तीरों की बौछार। अपनी आस्तीन के एक झटके से क्यूयू ने गहन ऊर्जा का एक शक्तिशाली सैलाब छोड़ा अपने और नव्या के चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षात्मक दायरा बना लिया। सभी क्रॉसबो उस सुरक्षात्मक दायरे से टकराकर जमीन पर गिर पड़े।
हालांकि एक लहर गुजरने के बाद एक नई लहर लगातार हमला करती रही। सुरक्षात्मक बाधा के पार नव्या ने पुराने मास्टर शियाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उपहासपूर्ण मुस्कान चमक उठी। क्रॉसबो की वेधन शक्ति बहुत ज्यादा है, मेरी गहन ऊर्जा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, क्यूयू ने कहा। जैसे ही तुम्हें कोई मौका मिले तुम पहले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे हटने को कवर करूंगा। चिंता मत करो, मैं पहले से बहुत बेहतर हूं। नव्या ने क्यूयू को आंख मारी, एक वाक्य के साथ जवाब दिया, फिर अपनी आंखें थोड़ी बंद की, अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा और धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर की आध्यात्मिक शक्ति को बाहर छोड़ा, जो उसके चारों तरफ बह रही थी और धीरे धीरे बाहर की तरफ फैल रही थी, जो चकाचौंध करने वाली और चमकीली थी। तोड़ दो। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं तो वे जीवंत रंगों से भरी हुई थीं। शक्तिशाली ताकत बाहर की तरफ उमड़ी, क्यूयू द्वारा बनाई गई सुरक्षात्मक बाधा को चीरती हुई और बहुरंगी ऊर्जा के ड्रैगन्स में बदल गई जो हर दिशा में दहाड़ रहे थे। साथ ही इसने सभी क्रॉसबो को उड़ा दिया। आ आ आ चीखें गूंज उठी क्योंकि तीरंदाज बेखबर थे। वापस लौटते हुए क्रॉसबो बोल्ट से जा टकराए। तीरंदाज एक के बाद एक गिर पड़े और उनमें से लगभग कोई नहीं बचा। खून नदी की तरह बह निकला। वह मंजर बहुत ज्यादा खौफनाक था। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष अविश्वास से भर गए थे। ये कैसे संभव है? नव्या ने सभी क्रॉसबो को पल भर में उसी रास्ते वापस कैसे भेज दिया जहां से वे आए थे? ये बहुत डरावना है। गोरे चेहरे वाला आदमी और दाढ़ी वाला आदमी और भी ज्यादा खौफजदा थे। लगता है मैंने फिर से गलत पक्ष चुन लिया है। शियाओ परिवार के पितृपुरुष ने अपने दांत पीसे और कहा, नव्या तुमने वाकई बहुत हद पार कर दी है। ये सरासर नाइंसाफी है। नव्या हंसी। पुराने मास्टर शियाओ, क्या आप अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा निवाला खाने से नहीं डर रहे हैं? यहाँ असल में हद कौन पार कर रहा है? लानत है। जब उन्होंने शंगुआन निवास पर लोगों को ये देखने के लिए भेजा कि जो मिल रहा है उसे मार डालो, तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि लोग हद पार कर रहे हैं? वह खुद शियाओ निवास आए और शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने उससे निपटने के लिए पूरी तीरंदाज टुकड़ी को बुला लिया। ये क्यों नहीं कहा जाता कि यह हद पार करना है? उसके तीरंदाज टुकड़ी को साफ करने के बाद शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने कहा कि उसने हद पार कर दी है। क्या ये कोई सेंस बनाता है? तो ऐसा लगता है कि हर चीज में पुराने मास्टर शियाओ की ही आखिरी बात चलती है। ये पूरी तरह से बेशर्मी है। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने सहज भाव से कहा, क्रॉसबो यूनिट शाही दरबार की है। तुमने पूरी क्रॉसबो यूनिट का कत्ल कर दिया है, इसलिए उच्च अधिकारियों के आने और तुमसे निपटने का इंतजार करो। नव्या ने उपहास किया। क्रॉसबो टीम साफ हो गई। ये तुम्हारी अपनी गलती है, तुमने खुद ये मुसीबत मोल ली है। तुम्हारी पत्नी मर गई, लेकिन पूरी क्रॉसबो टीम की पत्नी नहीं मरी। तुमने उन्हें मुझे पकड़ने के लिए मजबूर किया, इस तथाकथित हत्यारे को, और अगर कुछ गलत होता है तो क्या तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष गुस्से से निशब्द रह गए। नव्या रुकी, फिर उपहास किया और बोली, इसके अलावा उच्च अधिकारी, तुम जाकर प्रिंस झान को सूचना क्यों नहीं देते? पुराने मास्टर शियाओ लगभग खून की उल्टी करने वाले थे। जाकर शौर्यवर्धन को सूचना दें। शौर्यवर्धन इस लड़की पर जितना लट्टू है, उसे जिंदा रहने के लिए अपनी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। इस बारे में सोचते हुए शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष के चेहरे के भाव ठंडे हो गए। नव्या को मरना ही होगा, वरना अगर नव्या शियाओ निवास से जिंदा बाहर निकल गई तो इसके परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इससे निस्संदेह अंतहीन मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। चून की तीरंदाज टुकड़ी नव्या से नहीं निपट सकती थी, इसलिए पितृपुरुष शियाओ ने बहुत सोचने विचारने के बाद खुद ही मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वह पहले से ही एक उच्च स्तरीय हुआन किंग हैं और उन्होंने द्वितीय तत्व के रूप में धातु की शक्ति की साधना की है। पूरे त्यानिक्सिन सिटी में ऐसे साधना वाले बहुत कम लोग हैं। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष की नज़रों में नव्या की चालें अजीब और अप्रत्याशित थीं और वाकई बहुत शक्तिशाली थीं। हालांकि वह बता सकते थे कि नव्या की साधना का स्तर ऊंचा नहीं था। जब तक वह अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर लेते, वह निश्चित रूप से नव्या को पूरी तरह से दबाने में सक्षम होते। जहां तक क्यूयू की बात है, हालांकि उसकी साधना का स्तर ऊंचा है, लेकिन वह निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकता और वह उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते। आज उन्होंने और नव्या ने वास्तव में एक दुश्मनी मोल ले ली है। अगर नव्या नहीं मरी तो प्रिंस ऑफ झान इन सब बातों का पता चलते ही उन्हें छोड़ेगा नहीं। वह इस खतरे को मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकते, इसलिए नव्या को मरना ही होगा। नव्या, आज तुम शियाओ परिवार से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। पुराने मास्टर शियाओ ने क्रूरता से कहा। लाल रंग से चमकने वाले हथियार को प्रकट करने के लिए अपना हाथ उठाया। वह एक लंबी तलवार थी। हथियार की गुणवत्ता उसके रंग से तय नहीं होती, बल्कि उसके रंग की शुद्धता से तय होती है। रंग जितना शुद्ध और जीवंत होगा, उसका ग्रेड उतना ही उच्च होगा। इस लंबी तलवार से निकलने वाली लाल रोशनी चकाचौंध करने वाली थी।
नव्या ने अंदाजा लगाया कि लंबी तलवार शायद 7वें रैंक की थी। रैंक 7, इसे एक टॉप ग्रेड हथियार माना जा सकता है। हथियार का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, वह एक साधक की युद्ध शक्ति को उतना ही ज्यादा उजागर कर सकता है। ऐसा लगता है कि पितृपुरुष शियाओ खुद ही उससे निपटने की योजना बना रहे हैं। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष की खतरनाक चेतावनी को सुनकर नव्या ने उपहास किया। तो चलो इसे आजमा कर देखते हैं। उसके बेपरवाही और उपेक्षा भरे रवैये ने शियाओ परिवार के पितृपुरुष के गुस्से को और भड़का दिया। हजारों सैनिकों को रौंद डालो। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने दहाड़ लगाए और अपनी लंबी तलवार नव्या की तरफ झटक दी। पल भर में मौसम में नाटकीय रूप से बदलाव आ गया। जैसे जैसे शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, उनकी लंबी तलवार की रोशनी और अधिक चकाचौंध करने वाली होती गई। छनक, पहला प्रहार गूंजती हुई आवाज के साथ जमीन पर पड़ा। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, जो उनके हत्यारे इरादे को बयां कर रही थीं। उन्होंने अपनी लंबी तलवार उठाए और एक बार फिर आगे की तरफ झपटे। नव्या मुनि अपनी आस्तीन फड़काए और शून्य की शक्ति का उपयोग करके अपने से थोड़ी दूर खड़े गोरे चेहरे वाले आदमी को घसीट कर ले आए और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। फूंस, लंबी तलवार गोरे चेहरे वाले आदमी के पेट में जा घुसी और गोरे चेहरे वाले आदमी ने मुंह भरकर खून उगला, जो सीधे शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष के चेहरे पर छिड़क गया। शियाओ परिवार के पितृपुरुष सन रह गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि न तो कातिल और न ही मारे जाने वाला गोरे चेहरे वाला आदमी कोई प्रतिक्रिया दे पाया। पुराने शुई, दाढ़ी वाले आदमी ने खौफ में चीख कर कहा। उसका डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष दाढ़ी वाले आदमी की चीख से चौंक कर होश में आए। उन्होंने अपनी लंबी तलवार खींची, गोरे चेहरे वाले आदमी को एक लात मारकर दूर फेंका और गुस्से से गाली दी, नकारा चीज। गोरे चेहरे वाले आदमी को फिर से लात मारी गई। वह पीछे की तरफ गिरा, कुछ बार फड़फड़ाया और फिर स्थिर होकर लेट गया। उसके कपड़े खून से भीग गए और उसके चारों तरफ धीरे धीरे खून बहने लगा। दाढ़ी वाले आदमी का दिल टूट गया था। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने नव्या को घूर कर देखा। उनके दिल की छोटी सी आग और तेज जलने लगी थी। उनका चेहरा चिपचिपा हो गया था और जब उन्होंने अपने हाथ से इसे पोंछा, तो जो पहले खून के छींटे थे वे अब खून से सने हुए थे। नव्या, कमीनी, पुराने मास्टर शियाओ ने गुस्से में गाली दी और उनकी हरकतें और अधिक क्रूर होती गईं। उनकी आंखों में आग भड़क रही थी और उनके चेहरे से खून बह रहा था। वे दयनीय और खूंखार दोनों लग रहे थे। नव्या ने शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और जब उन्होंने उसे गाली भी दी, तब भी वह शांत बनी रही। आखिरकार किसी मरे हुए इंसान पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी नज़रों में शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष पहले ही एक मुर्दा इंसान बन चुके थे। हजारों सैनिक रोष में आएं और कत्ल करें। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने फिर से दहाड़ लगाए, अपनी लंबी तलवार उठाई और नव्या की दिशा में जमीन पर जोर से प्रहार किया। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष की हरकत से आसपास की जगह थोड़ी हिल गई। एल्डर शियाओ से पहले लंबी तलवार के गिरने वाली जगह से एक दरार जमीन पर फैल गई, जो सीधे नव्या की तरफ बढ़ी। इससे पता चलता है कि वह प्रहार कितना शक्तिशाली था। नव्या कुछ कदम पीछे हटी और दरार को तेजी से चौड़ा होते देख उसने उस पर छलांग लगाई और सीधे एल्डर शियाओ के पीछे जा उतरी। बूम, दरार का फैलना बंद हो गया और जहां तक वह पहुंची, जमीन फट गई। वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। नव्या की त्वरित प्रतिक्रिया से पितृपुरुष शियाओ पूरी तरह हैरान रह गए। जब तक वह नव्या के ठिकाने की तलाश कर रहे थे, तब तक उनकी पीठ पर वार हो चुका था। एक शक्तिशाली ताकत ने उनकी पीठ पर दबाव डाला, जिसका वे सामना नहीं कर सके। वह लड़खड़ाते हुए कई कदम आगे बढ़े, उनके अंदरूनी अंग आपस में दब गए और जलने के एहसास ने लगभग उन्हें उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। नव्या उनके पीछे आ पहुंची थी। इस बात का एहसास होने के बाद शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष पूरी तरह सदमे में थे। उन्होंने जल्दी से मुड़ने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही उनका चेहरा घूमा, नव्या ने उन्हें लात मार दी। फूंस, मेरे 2 दांत टूट गए। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष हवा में कई बार पलटे और फिर एक बेहद दयनीय हालत में जमीन पर आ गिरे। शियाओ परिवार के पितृपुरुष जमीन से उठे। सबसे पहले उन्होंने मुंह भरकर खून थूका, साथ ही 2 कृंतकों को भी। एक गाल सूजकर लाल हो गया था और आंखों के चारों ओर चोट के निशान थे। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष अत्यधिक निराश थे। उन्होंने स्थिति की जांच करने के लिए सिर्फ अपना सिर घुमाया था और तभी नव्या ने उन्हें लात मार दी। पराजय और प्रलोभन। फिर नव्या को देखिए, जो उनके ठीक सामने खड़ी है, अपनी आंखों में एक बड़ी मुस्कान के साथ उन्हें नीचे देख रही है। यह एक विजेता की मुद्रा है। एल्डर शियाओ, इसका स्वाद कैसा है? नव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, लेकिन वह पहले ही हार चुके थे। एक पूर्ण और संपूर्ण हार।
वह परिवार के सम्मानित मुखिया एक अदृश्य कच्ची युवा लड़की के सामने टिक नहीं पाए। अगर यह बात बाहर फैल गई तो ये बेहद शर्मनाक होगा। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने नव्या को घूर कर देखा। वे अपनी नाराजगी और असंतोष को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन अंत में वे चुप रहे। हम पहले ही हार चुके हैं, अब कुछ भी कहना बेकार है। तो ठीक है, भले ही वह जिंदा बच जाए, यह अपमान उसकी जिंदगी पर एक दाग बन जाएगा। नव्या, तुम जीत गई हो। जो करना है करो, मुझे मार डालो। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने आखिरकार अपने दांत पीसते हुए ये शब्द कहे। अंत में उन्होंने जोड़ा, लेकिन मैं इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन का सगा पिता हूं। अगर तुम मुझे मारोगी तो तुम्हें परिणामों के बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ये सुनकर नव्या ने उपहास किया। ओल्ड मास्टर शियाओ, मुझे लगता है कि यह सब कहने के बजाय सिर्फ मैं मरना नहीं चाहता कहना ज़्यादा सरल होगा। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष के चेहरे के भाव बदल गए। वास्तव में वह मरना नहीं चाहता था। वह नव्या को कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोचने की चेतावनी दे रहे थे। आखिरकार उनकी बेटी कॉन्क्यूबाइन शियाओ थी, और अगर नव्या ने उन्हें मार डाला तो कॉन्क्यूबाइन शियाओ को समझाना मुश्किल होगा। नव्या ने आगे कहा, पहला, मैं जीत गई हूं, इसलिए तुम्हारा जीना या मरना स्वाभाविक रूप से मुझ पर निर्भर करता है। जहां तक दूसरे की बात है। नव्या एक पल के लिए रुकी, फिर आगे बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन का जिक्र करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मौजूदा मुसीबत की वजह कौन है? तुम्हारा क्या मतलब है? शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, फिर पीला और फिर हरा हो गया। मुझे गुस्सा भी आ रहा है और निराशा भी। मेरा मतलब है कि तुमने अतीत में इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन के साथ जैसा बर्ताव किया, अब वही तुम्हारा कर्मफल है। नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा और उस दाढ़ी वाले आदमी को इशारा करते हुए बोली, जो न तो जाने की हिम्मत कर रहा था, न रुकने की और न ही हिलने की, तुम यहाँ आओ। दाढ़ी वाला आदमी कांप उठा, धीरे धीरे पास आया और नव्या से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्या तुम जीना चाहते हो? नव्या ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। मैं चाहता हूं, दाढ़ी वाले आदमी ने डरते हुए अपना सिर झुकाकर जवाब दिया। नव्या कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, खून की बदबू के साथ मिली हुई, इतनी सड़ेल की दम घुटने लगे। कोई आया है। पीछे से एक ठंडी आभा तेजी से नजदीक आए और नव्या ने तुरंत उससे बचते हुए छलांग लगाए। गोश्त में तेज हथियार के कटने की आवाज गूंज उठी। नव्या ने ऊपर देखा और देखा कि दाढ़ी वाले आदमी का सिर लुढ़क कर उसके पैरों के पास आ गिरा है। एक शक्तिशाली हस्ती आ चुकी है। अगर वह तेजी से नहीं बचती तो इस बार सिर गंवाने वाली वही होती। नव्या, कमीनी, आज मैं अपनी माँ और दादी का बदला लेने के लिए तुम्हें जान से मार डालूंगा। नव्या ने गुस्से भरी आवाज सुनी, लेकिन वह आवाज शियाओ शियाओ की थी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने पाया कि शियाओ शियाओ उसे गुस्से से घूर रही थी। ये वाकई शियाओ शियाओ ही थी जिसने वह वार किया था। नव्या लगभग हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। शियाओ शियाओ भी इस मजे में शामिल हो गई थी। जैसे ही शब्द गिरे, शियाओ शियाओ प्रकट हुई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी उंगलियों को थोड़ा मोड़ा और नव्या को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नव्या ने अपनी बाहें फैलाईं, पंजों के बल उठी और हल्के से उसके पीछे जा उतरी। उसने शियाओ शियाओ की हरकतों पर ध्यान दिया और शियाओ शियाओ की नज़दीक आती मौजूदगी को महसूस किया। शियाओ शियाओ की गहन ऊर्जा काफ़ी मजबूत थी और उसकी साधना का स्तर शायद कम नहीं था, लेकिन नव्या की तुलना में वह बहुत कमतर लग रही थी। हालांकि वह बहुत अधीर थी, लगातार कई हमले चूकने के बाद वह और अधिक बेचैन होती गई। शियाओ शियाओ का हमला। नव्या की हर चाल एक ठंडी हवा के झोंके की तरह थी, जो जाहिरा तौर पर बिना किसी आक्रामक ताकत के लगती थी, फिर भी हर वार सीधे दिल पर लगता था। काटो। जैसे ही शियाओ शियाओ फिर से नजदीक आए, नव्या ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगली के पो पर एक बर्फ का टुकड़ा कंचन की तरह संघनित हो गया, जिसे उसने सीधे शियाओ शियाओ के माथे की तरफ उछाल दिया। चटक। बर्फ का गोला शियाओ शियाओ के माथे पर जा लगा और तुरंत कई बर्फ की नुकीली कीलों में बदलकर सीधे उसके अंदर जा धंसा। शियाओ शियाओ उस प्रहार से बेखबर रह गई और दर्द से चीख पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो वह मर रही हो। जहां बर्फ की कीलें धंसी थीं, वहां से खून बह निकला, जिसने पल भर में शियाओ शियाओ के चेहरे को ढक लिया। मास्टर, ओह, तुमने आइस एलिमेंट में महारत हासिल कर ली है। बर्फ बर्फ बर्फ, चियानक्सुन ने चिल्लाकर कहा, जिससे नव्या चौंक गई। नव्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी, कुछ हद तक हैरान होते हुए। बर्फ का प्रकार, उसने वास्तव में महारत हासिल कर ली है। इससे पहले कि वह वाटर स्पिरिट मास्टर के 10वें रैंक तक पहुंच पाती, वह पहले ही आइस रैंक को पार कर चुकी थी। उसने अपनी हथेली की तरफ नीचे देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। ये प्रगति इतनी अचानक हुई कि उसे इसे समझने का मौका तक नहीं मिला है। नव्या, कमीनी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। शियाओ शियाओ पागलों की तरह चीखी और नव्या की तरफ झपटी।
उसकी हर चाल हत्या के इरादे से भरी थी और पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। नव्या शांत और संयमित बनी रही और आसानी से उसका मुकाबला करती रही। मजाक, तब भी जब शियाओ शियाओ घायल नहीं थी, वह उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। अब जब वह घायल है तो वह उसे कैसे हरा सकती है? उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां अचानक एक साथ कस गईं और बर्फ की ऊर्जा का एक शक्तिशाली सैलाब उमड़ पड़ा, जिसने सीधे शियाओ शियाओ के माथे पर धंसी बर्फ की कील को बाहर खींच लिया। बर्फ की कीलें हवा में फट गईं और पानी की अनगिनत बूंदों में बदलकर हर दिशा में बिखर गईं। शियाओ शियाओ को चक्कर का एक झोंका महसूस हुआ और उसके सामने की हर चीज धुंधली हो गई। वह केवल रुक सकती थी, अपनी सांसें संभाल सकती थी और नव्या की तरफ देख सकती थी। फिलहाल उसके सिर में चोट लगी है। वह गाली देना चाहती है, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रही है। वह बस एक ऐसी आकृति देख सकती है जो आगे पीछे डोल रही है। ऐसा लग रहा है मानो कोई ताकत उसके दिमाग में दौड़ रही हो, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा हो। वैसे भी नव्या शियाओ शियाओ को मारने के मूड में नहीं थी, क्योंकि शियाओ शियाओ अब तक पागल हो चुकी होगी। क्यू, इस बूढ़े कमीने को पकड़ो और इसे शंगुआन परिवार के पास ले चलो। नव्या ने जमीन पर पड़े शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष की तरफ इशारा करते हुए क्यू से कहा। क्यू ने सिर हिलाया, फिर झुका और पुराने मास्टर शियाओ को उठा लिया। जैसे ही नव्या क्यू के साथ जाने वाली थी, उसने ध्यान दिया कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है। एक अजीब सा कोहरा चारों तरफ फैल गया, जिसने रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। उसकी पहले से ही खराब दिशा की समझ की वजह से वह पल भर में रास्ता भटक गई। रास्ते से हट जाओ, चियानिक्सुन ने अचानक चिल्लाकर कहा। नव्या चौंक गई और सहज रूप से बचते हुए एक तरफ हट गई। एक ठंडी आभा उसके पास से गुजरी और उसे बेवजह ठंडक महसूस हुई। अगर चियानिक्सुन ने उसे चेतावनी न दी होती तो वह आभा शायद सीधे उसे जा लगती। ये बहुत डरावनी है। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी, उस आभा के स्रोत की तलाश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कोहरे में सब कुछ वास्तविक और भ्रमपूर्ण दोनों लग रहा था। मास्टर, यह ऊपर है, चियानिक्सुन ने उसे फिर से याद दिलाया। नव्या ने अनजाने में आसमान की तरफ देखा। ऊपर से कोई उस पर उतर आया। नव्या ने मन ही मन गाली दी और बार भाग पीछे हटी। बूम! उस आदमी के हथेली के प्रहार ने नव्या के सामने एक बड़ा गड्ढा बना दिया। तस्के, कितना शक्तिशाली हथेली का प्रहार है। नव्या ने अपनी जीभ चपकाए, ऊपर देखा और उस इंसान को घूरकर देखने लगी। उस आदमी की पीठ उसकी तरफ थी, उसका सिर काले चोगे से ढंका हुआ था, लेकिन उसके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल दिखाई दे रहे थे। सफ़ेद बाल, बूढ़ा आदमी, क्या शियाओ परिवार में ऐसा भी कोई इंसान है? तुम कौन हो? नव्या ने भौहें सिकुड़ी और शांत स्वर में पूछा। शियाओ परिवार का पूर्वज। 1 सेकंड नोवेल नेटवर्क। बिना पॉप-अप विज्ञापनों के मुफ्त में अद्भुत उपन्यास पढ़ने का आनंद लें। छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ बुजुर्ग थी और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। नव्या को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि यह इंसान कौन है, लेकिन पूरे त्यानिक्सन सिटी में इस तरह की साधना वाले बहुत कम लोग थे। वह एक उच्च स्तरीय जुआनजोंग है। चियानिक्सुन ने दूसरे पक्ष की ताकत को पहचानते हुए नव्या को पहले ही सतर्क कर दिया। उच्च स्तरीय जुआनजोंग। नव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका सामना अभी अभी जुआनजोंग स्तर के साधक युवेनली से हुआ था और अब उसका सामना एक और जुआनजोंग साधक से हो गया है। तो ये बूढ़ा आदमी आखिर कौन है? क्या ये शियाओ परिवार का पितृपुरुष हो सकता है? नव्या ने झिझकते हुए पूछा। लड़की की नज़रें तेज हैं। उस आदमी ने धीरे से मुड़कर देखा, अपना लबादा हटाया और अपना चेहरा नव्या को दिखाया। सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी, फिर भी उसमें अलौकिक लालित्य का एक कतरा भी नहीं था। पुराने मास्टर शियाओ की आंखें गहरी और अतल थीं और उनके पूरे शरीर से एक अविश्वसनीय यीन ऊर्जा निकल रही थी, जो काफ़ी डरावनी थी। पिताजी, पिताजी, मुझे बचाओ! पिताजी! पुराने मास्टर शियाओ ने नाक और आंसू बहाते हुए तुरंत चीखना शुरू कर दिया। क्यू ने पुराने परिवार के मुखिया को और शोर न मचाने के लिए एक लात मारी। नव्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसने गलत अनुमान नहीं लगाया था। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि शियाओ परिवार के पितृपुरुष का पिता है। उसके रूप को देखकर उसकी उम्र 100 साल से ऊपर होनी चाहिए। क्या पुराने मास्टर शियाओ मेरी जान लेने आए हैं? नव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। सही है, तुमने इस बूढ़े आदमी की शांतिपूर्ण साधना में खलल डाला है। पुराने मास्टर शियाओ ने सीधे तौर पर कबूल कर लिया। हाँ, नव्या ने तंज कसते हुए कहा, सिर्फ मुझसे निपटने के लिए शियाओ परिवार ने वास्तव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रही हूँ? हम्फ, इस छोटी लड़की की जुबान कितनी तेज है। अफसोस की बात है कि उसका उपनाम शियाओ नहीं है। पुराने मास्टर शियाओ की बातों में पछतावे की एक झलक थी। शियाओ परिवार इतना कमज़ोर है, मैं शियाओ उपनाम नहीं रखना चाहती। नव्या ने ताना मारते हुए जवाब दिया। अहंकारी! पुराने मास्टर शियाओ कार्रवाई करने ही वाले थे।
चलो पहले तुमसे निपटते हैं। जब पुराने मास्टर शियाओ ने अपनी चाल चली तो वह एक उफनते हुए ड्रैगन की ताकत और बिजली की ताकत के साथ थी। एक ही प्रहार से आसपास का कोहरा पल भर में गायब हो गया। जाओ, पुराने मास्टर शियाओ ने दहाड़ लगाई और गड़गड़ाहट वाली ध्वनि तरंगें बिजली की तरह गूंज उठीं, जो मीलों तक फैल गईं। उनके पीछे शियाओ परिवार के कुछ नौकर इस इलाके से गुजरकर सावधानी से हवेली से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे उस झटके से हिल गए। कई लोग इतने डर गए कि उन्होंने जल्दी से अपने कान ढांक लिए, जबकि अन्य लोग बेखबर थे और सीधे दीवार से जा टकराए। नव्या ने अपने दिमाग को केंद्रित किया और पुराने मास्टर शियाओ के ध्वनि हमले को जोर से रोक दिया। पुराने मास्टर शियाओ की आंखों में अविश्वास की एक झलक चमक उठी। ये छोटी लड़की वह असल में उनके ध्वनि हमलों का विरोध कर सकती है। चौंक कर पुराने मास्टर शियाओ और अधिक खूंखार हो गए और उन्होंने नव्या पर एक घूंसा जड़ दिया। रहस्यमय घूंसा। सुनहरे घूंसे की परछाई दहाड़ते हुए आए और चारों तरफ प्रज्वलित सुनहरी रोशनी चमक उठी, जो सुनहरे सांपों की तरह नाच रही थी। भारी दबाव हर दिशा में फैल गया और शियाओ निवास के आसपास की दीवारें तुरंत रह गईं। शियाओ परिवार के नौकर, जिन्हें पहले ही दीवार पर पटक दिया गया था, उमड़ती हुई ताकत से पीछे की तरफ धकेल दिए गए। उस डरावनी शॉकवेव ने हर किसी की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी, जो अत्यधिक डर से भर गए थे। लेकिन घूंसे की परछाई के अंत में इसका निशाना नव्या है। दूसरे शब्दों में, अगर नव्या ने वह घूंसा खा लिया होता तो उसका हश्र नौकरों से भी बदतर होता। नव्या स्वाभाविक रूप से पुराने मास्टर शियाओ के घूंसे की ताकत जानती थी। एक उच्च स्तरीय जुआनजोंग, वे उससे कई दर्जे ऊपर हैं और यह कोई मजाक नहीं है। अगर उसने वाकई वह घूंसा खा लिया होता, मुझे डर है कि उसके अंदरूनी अंग चकनाचूर हो जाते। हालांकि घूंसा और करीब आ रहा था और उसके पास प्रतिक्रिया देने के लिए केवल 1 सेकंड का अंश था। उस पल नव्या ने सफलतापूर्वक उस घूंसे को चकमा दे दिया, लेकिन पुराने मास्टर शियाओ की अगली चाल तुरंत आ गिरी। सावधान, क्यूयू चिल्लाया, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब पुराने मास्टर शियाओ हमला करते हैं तो दिन और रात में फर्क करना नामुमकिन होता है। सुनहरे और लाल रंग की 2 किरणें आसमान में सूरज की तरह चमक उठी, उनकी चकाचौंध करने वाली चमक आंखों को अंधा कर रही थी। रोशनी के भीतर छिपी भारी ऊर्जा पहाड़ के सैलाब की तरह फूट पड़ी और सीधे नव्या की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते से हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। नव्या बस बेबस होकर देखती रही कि कैसे दोनों किरणें आपस में टकरा रही हैं, उसकी आंखों में टिमटिमा रही हैं और चमक रही हैं, और करीब से करीब और अधिक खतरनाक होती जा रही थीं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वे अभी भी पुराने मास्टर शियाओ के हमले से नहीं बच सकते थे? वास्तव में उस नाजुक पल में एक ताकत ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया, जिससे वह पुराने मास्टर शियाओ के अजेय हमले से बचने में कामयाब हो गई। हवा की धाराएं लगातार बदल रही थीं। वह एक गर्म आभा से घिर गई और उसका पूरा शरीर एक गर्म आलिंगन में समा गया। परिचित गर्मी, ये वह मानसिक शांति है जो शौर्यवर्धन प्रदान करते हैं। शौर्यवर्धन। नव्या की आंखों में पल भर में आंसू भर आए। उसने शौर्यवर्धन की तरफ ऊपर देखा, अपना हाथ बढ़ाया और उसे गले लगा लिया, खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया। शौर्यवर्धन के साथ बिताए गए पूरे समय में यह पहली बार था जब उसने खुद पहल की थी। ठीक उसी वक्त जब उसे लगा कि उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं है, शौर्यवर्धन प्रकट हो गया। उस पल वह भावनाओं से भर गई थी। वह अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह था, जो धीरे धीरे उसकी सारी उम्मीदों को रोशन कर रहा था। मैं यहाँ हूँ। शौर्यवर्धन ने उसे गले लगाया, उसकी आवाज़ कोमल और दिल को छू लेने वाली थी। नव्या को अचानक शौर्यवर्धन के शरीर में मौजूद हॉट बर्निंग भूख की याद आ गई और वह जल्दी से उसकी बाहों से बाहर निकलकर बेचैनी से पूछने लगी, तुम हॉट बर्निंग भूख से संक्रमित थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या अभी भी दर्द होता है? उसका हाथ उसके सीने पर आ गया और उसने दुख भरे स्वर में पूछा, आंखों से आंसू बह रहे थे। सब ठीक है, अब दर्द नहीं होता है। शौर्यवर्धन ने उसके आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, अच्छी बच्ची बनो, रो मत। नव्या ने अपनी सारी कोमलता शौर्यवर्धन के लिए सुरक्षित रखी थी। केवल शौर्यवर्धन के सामने ही वह अपने सारे दिखावे को छोड़कर किसी लाडली छोटी औरत की तरह बन सकती थी। शौर्यवर्धन जितना ये कहता कि वह ठीक है, उसके दिल में उतना ही दर्द होता था, क्योंकि अगर उसने फ्रॉस्ट सोल नव्या जेंगलान को न दिया होता तो उसे यह असहनीय दर्द नहीं सहना पड़ता। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? नव्या की आवाज़ भारी हो गई। उसने शौर्यवर्धन की कलाई पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। शौर्यवर्धन अपना हाथ खींचना चाहता था, लेकिन उसे इस हालत में देखकर वह जानता था कि वह उसे रोक नहीं सकता, इसलिए उसने उसे अपनी नब्ज टटोलने दी। नव्या ने शौर्यवर्धन की नब्ज की जांच की और उसका चेहरा और अधिक पीला पड़ता गया। तुम 5 साल से हॉट बर्निंग भू से पीड़ित हो? 5 साल? नव्या ने कांपते हुए स्वर में शौर्यवर्धन की तरफ देखा, उसकी आवाज़ अविश्वास से भरी हुई थी। हॉट बर्निंग भू एक दुर्लभ और लंबे समय से खोया हुआ जहर है।
गू और जहर आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे में रचे बसे हैं, जिससे यह एक साथ गू और जहर दोनों बन जाता है। इस गू से पीड़ित लोगों को हर महीने इस हमले का सामना करना पड़ता है। हमले के दौरान वे अपनी सारी साधना खो देते हैं, उनकी नाड़ियां नष्ट हो जाती हैं और उन्हें अनगिनत गू कीड़ों द्वारा उनके दिल को कुतरने के असहनीय दर्द को सहना पड़ता है। ज़्यादातर लोग शायद केवल एक ही हमले के बाद इस दर्द से मर जाएंगे, लेकिन शौर्यवर्धन 5 साल से इस गू से पीड़ित है। 5 साल। फ्रॉस्ट सोल की सुरक्षा के साथ भी उसे साल में कम से कम 4 बार इस हमले का सामना करना पड़ता था। भले ही हॉट बर्निंग गू उसे मार न सके, लेकिन दर्द वास्तविक था और उससे बचा नहीं जा सकता था। और फ्रॉस्ट सोल के बिना उसके शरीर में हॉट बर्निंग गू के हमले केवल और अधिक बार होंगे, और कोई नहीं जानता कि यह कब पूरी तरह से उस बिंदु तक भड़क उठेगा जहां से वापसी का कोई रास्ता न हो। दूसरे शब्दों में, बर्निंग एक तरह का जहर है, लेकिन एक जुआ भी है, एक ऐसा जुआ जिसमें दांव पर जान लगी होती है। दिल का दर्द और भ्रम। नव्या, शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ। शौर्यवर्धन ने जल्दी से नव्या को गले लगाया और उसे शांत कराया। उसे इतना परेशान देखकर उसका दिल और भी ज्यादा दुखी हो गया। तुम मुझसे शांत रहने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? नव्या टूटने की कगार पर थी। अगर ये 3 साल के भीतर होता तो मैं फिर भी बर्निंग हॉट गू को नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन ये 5 साल से है, मैं पूरी तरह लाचार हूँ। बर्निंग हॉट गू का हर हमला तुम्हारी जान ले सकता है, मैं क्या करूँगी? नव्या, शौर्यवर्धन ने जल्दी से उसे कसकर गले लगाया, उसे शांत करने के लिए उसकी पीठ थपथपाई और कोमलता से कहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रोने के बाद नव्या धीरे धीरे शांत हो गई। मैं निश्चित रूप से कोई रास्ता ढूंढूंगी, नव्या ने धीरे से कहा। भले ही ये दुनिया का सबसे दुर्लभ जहर हो, मैं इसका इलाज ढूंढ कर रहूंगी। बोलते हुए उसने ऊपर शौर्यवर्धन की तरफ देखा और मुस्कुराई, अपनी पिछली बेकाबू हालत को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए। आज के इस दिन से वह शौर्यवर्धन की रक्षा करने और बाकी की जिंदगी में उनकी सलामती सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। ठीक है। शौर्यवर्धन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें कोमलता से भरी थीं और उसने अपना सिर झुकाकर उसके माथे पर एक चुंबन दिया। चलो पहले शियाओ परिवार के मामले से निपटते हैं। नव्या को अपनी मौजूदा स्थिति याद आई और उसने जल्दी से शौर्यवर्धन को पुराने मास्टर शियाओ को ढूंढने के लिए खींचा। तभी उसे बहुत देर से इस बात का एहसास हुआ कि वह और शौर्यवर्धन इतनी देर से एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और बाहर की दुनिया से उन्हें बिल्कुल भी नहीं हुआ था। बारीक से देखने पर उसे एहसास हुआ कि जब शौर्यवर्धन ने उसे बचाया था, तब उसने बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग करने के लिए एक चक्रव्यूह भी बना दिया था। उसे जो दिखाई दे रहा था वह एक विशाल सफ़ेद दुनिया थी, जिसमें हवा में महीन बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे, फिर भी ठंड का नामोनिशान नहीं था। ये भ्रम अविश्वसनीय रूप से मनमोहक था, मानो वह किसी परिलोक में हो। पलक झपकते ही इतना शक्तिशाली भ्रम पैदा करने के लिए मजबूत डार्क स्पिरिट पावर की जरूरत होती है। इसलिए शौर्यवर्धन पृथ्वी तत्व से उन्नत होकर डार्क एलिमेंट तक पहुंच चुका है और भ्रमकार के विशेष पेशे में भी उन्नत हो चुका है। शौर्यवर्धन, तुम पहले से ही एक भ्रमकार बन चुके हो? नव्या ने हैरान होकर पूछा। शौर्यवर्धन ने सिर हिलाया और अपने हाथ के एक झटके से भ्रम को दूर कर दिया। नव्या असली दुनिया में लौट आए और स्वाभाविक रूप से इस मामले पर आगे बात नहीं की। पुराने मास्टर शियाओ कालिक से सने हुए थे, उनके बाल खड़े थे और वह कांपते हुए उठे। कौन कौन हो तुम? पुराने मास्टर शियाओ ने शौर्यवर्धन से पूछा। इन सालों में उसकी बूढ़ी हड्डियों ने कभी इतनी गंभीर चोट का सामना नहीं किया था। उसने ये भी नहीं देखा कि उस इंसान ने अपनी चाल कैसे चली। वह सिर्फ इतना जानता था कि वह नव्या को मार सकता था, लेकिन उस पल रोशनी की एक दीवार ने उसे रोक दिया था। बिजली के झटके की तरह उसने अपना हाथ खींच लिया। इसके तुरंत बाद बिजली की एक कड़क नीचे गिरी और वह जमीन पर ढह गया, लंबे समय तक उठ नहीं पाया। वह अब उठ गया था, लेकिन उसकी सारी साधना नष्ट हो चुकी थी, उसकी सैकड़ों सालों की कड़ी मेहनत पल भर में बर्बाद हो गई थी। गार्ड्स! शौर्यवर्धन ने अपनी बाहें सिकुड़ी, उसकी आंखों में बमुश्किल छिपा हुआ गुस्सा था। जब पुराने मास्टर शियाओ अभी भी सोच रहे थे, तो गार्ड्स की एक टुकड़ी अंदर दौड़ी आई और तुरंत उन्हें घेर लिया। ये देखकर क्यूयू ने शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष को 2 गार्ड्स की तरफ फेंक दिया। ये देखकर शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने जल्दी से शौर्यवर्धन से चिल्लाकर कहा, योर हाइनेस, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन के आदेशों पर काम कर रहा था। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। शौर्यवर्धन की राक्षसी आवाज गूंज उठी, उसकी एक बाह काट दो। जी। बिना एक शब्द कहे गार्ड ने अपनी तलवार उठाई और शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष की एक बाह काट दी। शियाओ परिवार का अंत। पितृपुरुष शियाओ चीखे और जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने उठने की कोशिश की तो वे खुद को संभालने के लिए केवल अपने बचे हुए हाथ का ही इस्तेमाल कर सकते थे।
योर हाइनेस, योर हाइनेस, योर हाइनेस, मेरी जान बख्श दें। पितृपुरुष शियाओ जानते थे कि उन्होंने शौर्यवर्धन के दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वे खुद को कोस रहे थे कि वे नव्या को मार नहीं पाए। अगर नव्या मर जाती तो शौर्यवर्धन उनके सामने बेबस हो जाता। मेरी जान बख्श दें। शौर्यवर्धन उपहास किया, जो कोई भी मेरे अपनों को छूने की हिम्मत करेगा उसे पता होना चाहिए कि उसका हश्र क्या होगा। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, योर हाइनेस, ये सब इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन द्वारा आदेशित किया गया था। यह इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन ही थी जिन्होंने पता लगाया कि मेरी पत्नी को शंगुआन यी और नव्या द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था, और यह इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन ही थी जिन्होंने मुझे उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। ये सच है कि इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन ने आदेश दिया था, लेकिन तुमसे किसने कहा था कि तुम इतने दिमागहीन हो? नव्या ने उपहास किया। बहुत बढ़िया, आज से शियाओ परिवार का वजूद खत्म हो जाएगा। ये कहना होगा कि कॉन्क्यूबाइन शियाओ वाकई बहुत क्रूर थीं। मूल रूप से शियाओ परिवार को कॉन्क्यूबाइन शियाओ का सहारा माना जा सकता था, लेकिन जब कॉन्क्यूबाइन शियाओ को उस क्रूरता का पता चला जो शियाओ परिवार ने अतीत में उनके साथ दिखाई थी, तो उन्होंने शियाओ परिवार के खिलाफ जाने में एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। तुम बकवास कर रही हो। पितृपुरुष शियाओ अभी भी इस नतीजे को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। जब नव्या हंसी तो उसने अपने पीछे से एक आवाज़ सुनी। नव्या मुड़ी और देखा कि राजकुमारी यूनलिन कॉन्क्यूबाइन शियाओ को सहारा देकर चल रही थीं। कॉन्क्यूबाइन शियाओ को देखकर पुराने पितृपुरुष ने तुरंत रोते हुए चीखा, योर हाइनेस, योर हाइनेस, कृपया इस बूढ़े मंत्री को बचाएं। कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने राजकुमारी यूनलिन की तरफ एक नज़र डाली, जो तुरंत आगे बढ़ी और शौर्यवर्धन से बोली, चचेरे भाई शौर्यवर्धन, क्या हम अंदर बात कर सकते हैं? यहाँ बहुत सारे लोग हैं। शौर्यवर्धन ने सिर हिलाया और गार्ड्स की तरफ हाथ हिलाया। गार्ड्स समझ गए और तुरंत शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष तथा शियाओ परिवार के मुखिया को जमीन से उठाया और पास के एक कमरे में ले गए। तब कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने शौर्यवर्धन और नव्या की तरफ मुड़कर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंस झान, नव्या, मैं आपको मेरे साथ अंदर आने की तकलीफ दे रही हूँ। शौर्यवर्धन और नव्या ने एक दूसरे की तरफ देखा लेकिन खंडन नहीं किया। नव्या ने यह भी देखा कि कॉन्क्यूबाइन शियाओ बड़ी संख्या में गार्ड्स को साथ लाई थी, जिससे पता चलता है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। घर के अंदर पुराने पितृपुरुष और शियाओ परिवार के पुराने मुखिया दोनों को एक तरफ छोड़ दिया गया, जो आवारा कुत्तों की तरह दयनीय लग रहे थे। कमरे में प्रवेश करने के बाद कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने बैठने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ ली और वह बेहद आरामदायक लग रही थी। राजकुमारी यूनलिन आज्ञाकारी रूप से कॉन्क्यूबाइन शियाओ के बगल में खड़ी हो गईं, बीच बीच में नव्या की तरफ एक नज़र डालती रहीं, उनकी आंखें लाचारी से भरी थीं। शौर्यवर्धन नव्या को अपनी बाहों में लिए एक तरफ खड़े थे, उनकी बाहें कभी शांत नहीं हुईं। कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने शौर्यवर्धन की तरफ देखा लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने नव्या से कहा, नव्या, क्या तुम भी मुझे दोषी ठहरा रही हो? नव्या की इतनी हिम्मत नहीं होगी। नव्या ने अपना सिर झुका लिया। वह कॉन्क्यूबाइन शियाओ को दोषी नहीं ठहरा रही थी, बल्कि कॉन्क्यूबाइन शियाओ की चालाक और हेरफेर करने वाली हरकतों को नापसंद कर रही थी। वह पहले ही कॉन्क्यूबाइन शियाओ की उन हरकतों से बहुत असंतुष्ट थी जो उसने उसके और शौर्यवर्धन के खिलाफ की थी, लेकिन इस बार कॉन्क्यूबाइन शियाओ और भी आगे बढ़ गई और उसने शियाओ परिवार से निपटने के लिए उसे ही मोहरा बना दिया। अगर शौर्यवर्धन समय पर न पहुंचते तो शायद वह यहाँ जिंदा खड़ी नहीं होती। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने तुम्हें अपनी साजिश में शामिल किया था, इसलिए ये समझ में आता है कि तुम मुझे दोषी ठहराती हो। कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। उसने नव्या के खिलाफ साजिश रची और हमेशा अपनी गलतियां स्वीकार की, लेकिन उसने जो भी किया उस पर उसे कभी पछतावा नहीं हुआ। सम्राट, पुराने पितृपुरुष शियाओ की आवाज़ कांपते हुए निकली, सम्राट, आपका क्या मतलब है? सम्राट, ये बूढ़ा मंत्री, यह बूढ़ा मंत्री आपका पिता है। पिता? कॉन्क्यूबाइन शियाओ की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने शियाओ परिवार के मुखिया को घूर कर देखा और कड़ाई से कहा, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? अतीत के राज। पुराने पितृपुरुष शियाओ की आंखें गहरी हो गईं और उन्होंने मन ही मन सोचा, सम्राट, यह आप ही थी जिन्होंने इस बूढ़े मंत्री को शंगुआन यी से निपटने के लिए कहा था। आपने ये भी कहा था कि लू र हमारे शियाओ परिवार का पोता है ही नहीं, क्या पर्याप्त सबूत और गवाह नहीं हैं? शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने कांपते हुए स्वर में बात की। भले ही अब उन्हें शक था कि वह गलत थे, फिर भी वे इस बात पर यकीन करने से इनकार कर रहे थे। कुछ दिन पहले मैडम शियाओ का निधन हो गया था, लेकिन शाही वैद्य ने उन्हें जहर दिए जाने का निदान किया था। फिर कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने उन्हें महल में आमंत्रित किया और कहा कि दुश्मन को सतर्क न करने के लिए मैडम शियाओ की मौत की घोषणा पहले से करना उचित नहीं है। परसों कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने उन्हें फिर से महल में आमंत्रित किया, ये कहते हुए कि उन्हें पता चला है कि शंगुआन यी का किसी के साथ अवैध संबंध है। इतना ही नहीं, कॉन्क्यूबाइन शियाओ उस व्यक्ति को भी महल ले आईं। उस आदमी की कहानी बहुत तर्कसंगत और ठोस थी,
लौटने के बाद उन्होंने शियाओ फैंग के आसपास के लोगों से इसकी पुष्टि की और पता चला कि यह सच था। कल कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने उन्हें तीसरी बार महल में बुलाया। इस बार उन्होंने उन्हें बताया कि पुरानी मालकिन को लू र के असली माता पिता के बारे में पता चल गया था। यही वजह है कि शियाओ यी ने उन्हें चुप करा दिया था और नव्या सह अपराधी थी। कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने तुरंत एक शाही फरमान जारी किया जिसमें शियाओ परिवार के मुखिया को इसे शंगुआन निवास पर ले जाकर लू र को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष गुस्से में थे और उन्होंने मामले की बारीकियों और कमियों पर विचार नहीं किया। वे शंगुआन हवेली में शंगुआन यी और नव्या को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को भेजने के लिए बेताब थे। 2 बार वापस भेजे जाने के बाद शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष और अधिक गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने 4 सबसे काबिल सहायकों जिन, मू, शुई, हो और तू को शंगुआन हवेली जाकर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया। और तभी वह सब हुआ। अब जब शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष ने इसके बारे में सोचा तो उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि कॉन्क्यूबाइन शियाओ द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया था। कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने ठंडी नज़रों से पुराने पितृपुरुष की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या मैंने इन पिछले कुछ दिनों में तुम्हें देखा है? शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष का दिल टूट गया था। क्यों? शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष की आंखें सूनी हो गईं और उनके गालों पर आंसू बह निकले। कॉन्क्यूबाइन शियाओ कोमलता से मुस्कुराए और बोली, तुम पहले मुझे ये क्यों नहीं बताते कि तुमने 10 साल पहले महारानी को मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने में क्यों मदद की थी? सम्राट, इस बूढ़े मंत्री ने ऐसा नहीं किया। पितृपुरुष शियाओ ने तुरंत खंडन किया, लेकिन उनके दिल में खौफ समा गया था। क्या 10 साल पहले हुई कोई बात बहुत पहले धूल में दफन नहीं हो चुकी थी? महारानी कभी इस तरह की बात उजागर नहीं कर सकती थी, तो कॉन्क्यूबाइन शियाओ को इसके बारे में कहाँ से पता चला? तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? कॉन्क्यूबाइन शियाओ ने कड़ाई से कहा, सिर्फ इसलिए कि महारानी ने तुम्हें एक बेहतर भविष्य का वादा किया था, तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बलि का बकरा बना दिया। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, लेकिन तुम्हारी नज़रों में भले ही मैं सम्राट की सबसे पसंदीदा कॉन्क्यूबाइन बन जाऊँ, फिर भी मैं तुम्हारी नज़रों में एक उपपत्नी की बेटी ही रहूंगी जिसे तुम नीची नज़र से देखते हो। पुराने मास्टर शियाओ ने अपने होंठ हिलाए। वह सफाई देना चाहते थे लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ पा रहे थे। उस वक्त वाकई ऐसा ही हुआ था। कॉन्क्यूबाइन शियाओ को शाही कृपा मिली और वह सम्राट की कॉन्क्यूबाइन में से एक बन गईं, लेकिन उस वक्त वह कोई महान कॉन्क्यूबाइन नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक साधारण कॉन्क्यूबाइन थी। बाद में वह गर्भवती हो गईं और महारानी ने उन्हें बुलाया, लेकिन उन्हें नशीला पदार्थ देकर दिवंगत सम्राट की कॉन्क्यूबाइन के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, ताकि कॉन्क्यूबाइन शियाओ के अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचाने में सहयोग करने के लिए उन्हें मजबूर किया जा सके। उनके पास सहमति देने के अलावा कोई चारा नहीं था। कौन सोच सकता था कि कॉन्क्यूबाइन शियाओ के अपना बच्चा खोने के बाद सम्राट को उनके लिए और भी अधिक दया महसूस होगी और उन्होंने वास्तव में उन्हें कॉन्क्यूबाइन की उपाधि दे दी। उसके बाद कॉन्क्यूबाइन शियाओ एक मृत बच्चे के साथ गर्भवती हुईं, लेकिन वे सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत नहीं कर सके। पुराने मास्टर शियाओ को ऐसा लगा मानो अतीत के बारे में सोचते ही उनका दिल चीर फाड़ कर रहा हो, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। सम्राट, चाहे कुछ भी हो, शियाओ परिवार अभी भी आपका मायका है। शियाओ परिवार के खिलाफ साजिश रचने से आपको क्या फ़ायदा होगा? शियाओ परिवार के पुराने पितृपुरुष का दिल टूट गया था। भले ही उन्होंने कॉन्क्यूबाइन शियाओ के साथ गलत किया हो, लेकिन इन सालों में शियाओ परिवार जिस मुकाम पर विकसित हुआ है, उसे कॉन्क्यूबाइन शियाओ के प्रभाव के रूप में माना जा सकता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कॉन्क्यूबाइन शियाओ परिवार की बलि क्यों देंगी।